बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और इस शो में हमारे साथ रहेंगे वीरेंद्र जी। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। और मार्केट्स जहां निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट, लेकिन एक अच्छी चीज स्मॉल कैप में क्योंकि बढ़ोतरी है तो ब्रेथ इंटैक्ट है। ब्रेथ अगर आप देखें तो फेवर में, एडवांसेस के फेवर में ही है। ये एक ठीक चीज आज मार्केट में लग रही है। छोटे खुश रहे ना श्रेया तो अच्छा लगता है, तो स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। और रही बात निफ्टी आईटी के श्रेया, ये आज जिसे कहते हैं ना, टूटा है पर बिखरा नहीं है। इतनी तेजी के बाद टूटा है पर बिखरा नहीं है। और निफ्टी को देखिए अभी भी डे हाई पर है, तो अटक रहा है और भटका नहीं है। तो ये दो चीजें हैं क्रक्स इस क्लोजिंग के, आप यकीन मानिए। सही कहा आपने। चलिए खैर शुरू करते हैं। अब शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में सुस्ती, 2 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी को 26,200 पार करने में दिक्कत। आईटी शेयर दबाव बनाने का कर रहे हैं काम, जबकि मेटल शेयरों से मिल रहा है सपोर्ट। रेलवे शेयरों में लगातार दूसरे दिन रफ्तार कम। बजट में रेलवे एलोकेशन बढ़ने की उम्मीद से जोश में शेयर। 2 दिन में जुपिटर बैगन करीब 35% चला। इरकॉन रेलटेल राइट्स IRCTC भी करीब 5 से 10% ऊपर। चुनिंदा फर्टिलाइजर शेयरों में भी आज प्री बजट रैली। सब्सिडियरी कंपनी के IPO की खबरों से कोल इंडिया 3% से ज्यादा उछलकर बना निफ्टी का टॉप गेनर। कई और सरकारी कंपनियों में भी रौनक, करीब 1.5% उछला निफ्टी PSE इंडेक्स। अंबुजा सीमेंट के साथ फेवरेबल मर्जर रेशियो की वजह से ओरिएंट सीमेंट करीब 10% तक उछला। अंबुजा सीमेंट में भी करीब 2% का उछाल। अदानी ग्रुप सीमेंट कारोबार को लाएगा एक अम्ब्रेला के नीचे। ECC ओरिएंट सीमेंट का अंबुजा में होगा मर्जर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर लगे आरोपों का चोला फाइनेंस के मैनेजमेंट ने किया पुरजोर खंडन। मैनेजमेंट की सफाई के बाद दौड़ा चोला फाइनेंस। 7% की उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। और ताबड़तोड़ तेजी के बाद मीशो में मुनाफा वसूली हावी। लगातार 30 दिन गिरावट का रुख रहा जारी। आज भी 9% नीचे। 3 दिनों में लगभग 25% टूटा शेयर। यूएस, वेनेजुएला और रूस यूक्रेन टेंशन बढ़ने से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सोना चांदी। MCX पर सोना 1,38,000 तो चांदी 2,16,000 के पार निकली। एक्सपायरी का दिन है, मार्केट पस्त नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी। लेकिन जो हम ओपनिंग में बात कर रहे थे कि एक अच्छी चीज हुई वीरेंद्र जी, जो स्मॉल कैप है उसने पूरा जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेथ अगर आप देखें वो पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो दिए हैं मार्केट ने आज, लेकिन इंडाइसिस से निराशा ही हाथ लगी है, सुस्ती ही नजर आ रहा है। कैसे रीड कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट? देखिए श्रेया, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे होंगे तो आज भी आप अच्छे पैसे बना रहे होंगे। देखिए श्रेया, एक एक्सपायरी डे की लिमिटेशंस होती है, ठीक है ना। और आप ये सोचिए श्रेया, आज मंगलवार की एक्सपायरी से पहले आप 4 दिन काउंट करिए। मंगलवार का ये, सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार। गुरुवार को निफ्टी का लो था 5717। मतलब आप 50 डेमा से ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहे हैं। आपने 50 डेमा को होल्ड किया, आपने 20 डेमा को रीगेन किया, आपने 10 डेमा को रीगेन किया, आपने 26,000 को रीगेन किया, आपने 26,100 को रीगेन किया, और फाइनली आज का इंटरडे हाई क्या है? 26,200। तो आपने इस चौथे दिन को स्ट्राइक करने से पहले, दैट अल्टीमेट एक्सपायरी डे, आपने 4 दिन एक पुल बैक लिया, रिवर्सल लिया बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट का। कितना? लगभग हो गया 500 पॉइंट। 500 पॉइंट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। और इवन अगर आप डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, इसको एक डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज, तो कि मैं आज की मुझे कैंडल देखनी है। आप इस कैंडल को देखिए, जिसे कहते हैं विक, लोअर विक, जिसे कहते हैं लोअर शेडो। आज की लोअर शेडो बड़ी है श्रेया, यानी प्राइस नीचे नहीं टिका। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम कायम है उस दिशा में, दैट्स इंपॉर्टेंट।
आज सुबह हमारी क्या बात हुई थी श्रेया, जब सुबह हम 8 बजे और 9 बजे बात कर रहे थे, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, अगर आप कूद के, आप ओपनिंग के बाद आप स्ट्रेंथ को बाय करना चाहते हैं तो दैट विल बी 26189 एंड 223। क्या मतलब, आप एक्सपायरी डे के फर्स्ट कॉल राइटर जोन को बहुत स्ट्रांगली बाइसेक्ट करेंगे तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए, डिप्स पे बाय कीजिएगा। हमारा बेस वन क्या था, लिखा है स्क्रीन पे, इट वाज 26129 एंड 26083। क्या था ये? कल यही पॉइंट था 83 जब आपका ब्रेकआउट आया था। तो हमने वेट किया, बहुत तहजीब से वेट किया, और आइए देखिए कैसे निफ्टी तहजीब से आया, उस रेंज में अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया। ट्विटर पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब एक बाय ट्रेड किया है हमने यहाँ से कहाँ तक। मैंने कहा बिल्कुल रणनीति के मुताबिक चलिए, बिल्कुल रणनीति के मुताबिक चलिए। उस डिप को बाय किया आपने, चुपचाप लाके बुक कर लीजिए। अगर आप बुक करके भी चुपचाप बैठे होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर थे और आप डे ट्रेडर थे, सब कुछ मिला आपको। एक बार सेंस करने की कोशिश करते हैं कि इस लोअर वाइड विक का मतलब क्या है। देखिए, जब मैं ऑप्शन स्टैट्स आपको दिखाऊंगा श्रेया, उनका जो इंपैक्ट होगा सिर्फ आज 3:30 तक के लिए होगा और इनफैक्ट 3:15 तक के लिए होगा। लिखे आइए ऑप्शन स्टैट्स। बट मैं कोई फैक्ट कह रहा था आपसे श्रेया, हम अटके हैं पर भटके नहीं हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए 26,200 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, करीब 5 करोड़ कॉल बिकी हैं और 6.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई सिंपली इस सेशन को इस कॉल राइटर ने ग्रैब कर लिया। एंड लुक एट पुट राइटिंग एट 26,100, 2 करोड़ पुट बिकी है वहां पे लगभग, और आउटस्टैंडिंग वाई 3.5 करोड़ का। तो सेटअप रेंज बाउंड ट्रेड का था, हो चुका है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा श्रेया, अक्सर जब हम किसी रेंज में ऑप्शन राइटिंग में बहुत ज्यादा डोमिनेशन देखते हैं ना, तब मैंने देखा है हिस्टोरिकली, हालांकि अब तो ये वो दौर नहीं है जब वीकली एक्सपायरी बहुत वॉलेटाइल हुआ करती थी, बट चांसेस ऑफ स्विंग ऑफ 40 to 50 पॉइंट्स टुवर्ड्स क्लोज है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो लॉन्ग रहिए, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कमा चुके हैं। लेकिन द मोमेंट यू विल क्रॉस 26223 श्रेया, ये चांसेस है, प्लीज RS2 का क्लस्टर लेके आइएगा कि आप 260 या 274 तक का मूव दें। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और वो किसका ट्रेड होगा? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का श्रेया। बिल्कुल निफ्टी पे सही बात कही, और जो लेवल्स आपने सुबह बताए थे वहीं से घूमा बाजार, हालांकि थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन आपने बात सही कही है, अटके हैं लेकिन भटके नहीं, और जो CNBC आवाज के साथ बने रहे हैं वो कहाँ ही भटकेंगे सर। लेकिन निफ्टी की तो हमने चर्चा कर ली लेवल टू लेवल। बैंक निफ्टी काफी सुस्त नजर आ रहा है, जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और इनफैक्ट मंडे के सेशन में भी मुझे याद है आप बता रहे थे कि बैंक निफ्टी से वो कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा। क्या लग रहा है बैंक निफ्टी में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए श्रेया, एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद ये लाजमी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो, कुछ टाइम स्पेंड करे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर वो 59,500 का कॉल राइटर मंथली जो है ना, ये जो मंथली कॉल राइटर होते हैं ना श्रेया, मंथली और राइटर और पुट राइटर, ये ग्रैब करके रखते हैं इंडेक्सेस को, और उसके हाथ में, उसके फेवर में चीज़ ये है कॉल राइटर के कि ऑलरेडी निफ्टी बैंक बहुत चल चुका है। अच्छा, लीडरशिप आएगी कहाँ से? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक चल चुका है, एक्सिस बैंक में इस बार वो जो NPAs रिकवरी की साइकिल, सॉरी NPA नहीं कह रहा हूँ मैं, NIMs रिकवरी की साइकिल डेफर्ड होने की बात की गई है, उसके बाद एक प्राइस डैमेज हो गया, ये नहीं चल रहा। PSUs में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक। अगर मुझे कहीं से गुंजाइश नजर आ रही है कहीं चलने की श्रेया, तो वो है 2 चीजें, और वो है एक एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यही वो 2 बैंक है जिनसे कुछ उम्मीदें हैं, ICICI बैंक और एक HDFC बैंक। और इनमें से ज्यादा HDFC बैंक, एंड स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि FIs की अब इक्का दुक्का दिन कैश में बैंक विजिबल है। बट फिर कह रहा हूँ श्रेया, ये जब आएगा सब आएगा, तब तक हम अपने कोई, वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो नहीं बुनेंगे। सिंपली लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। लिखा है ये रेजिस्टेंस 59,371, जब कटे एक सेशन उसके ऊपर आप टिकें, स्पेंड करें, और उसके बाद साइमल्टेनियसली 59,500 का कॉल राइटर कुछ OI शेड करे, तब एक चांस बनेगा फॉर अ स्विंग ऑफ 523 एंड 741। अदरवाइज सिंपली ये इंडेक्स श्रेया लीडरशिप क्राइसिस के बीच में अभी भी रेंज बाउंड नजर आ रहा है। श्रेया, इस वक्त के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का कार्यक्रम बताइए।
बिल्कुल रेंज बाउंड है फिलहाल। और एचडीएफसी बैंक के जिक्र किया आपने सर, डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ वो काउंटर भी। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में रिकवरी दिखी है और ब्रेथ भी आपको इंटैक्ट नजर आ रही है, तो तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत की जाए। किस किस स्टॉक्स में आज अच्छे एक्शंस देखने को मिले हैं आपकी स्क्रीन पर? कोल इंडिया, खबर समझेंगे हम डिटेल में कि कोल इंडिया आखिर चला क्यों है आज के सत्र में। 0.4% अप है। श्रीराम फाइनेंस उस डील के बाद लगातार ये बढ़ता हुआ आज भी 2% अप और टॉप गेनर्स में शुमार है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, काफ़ी अच्छे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं इस पर पिछले कुछ सत्रों से, ये भी कोशिश कर रहा है 1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी। और पूरा सीमेंट स्पेस आज अंबुजा सीमेंट्स ने एसीसी और ओरेंट का अपने अंडर ले लिया, मर्ज किया, तो उससे पूरा सीमेंट स्पेस में एक हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चोला इन्वेस्ट डेंट के बाद 6.5% ये चढ़ गया और मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन और उस फाइनेंस को लेकर जो एक क्लैरिफिकेशन आई है उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है। रेलवे पैक आज चल रहा है, आईआरएफसी और आरबीएनएल आपको इस लिस्ट में दिखेंगे और एनएमडीसी मेटल पैक में तो एक जोर है ही। लेकिन बैकफुट पर इंफोसिस और पूरा आईटी पैक दिखेगा आपको। तो इंफोसिस कल की शानदार तेजी के बाद बैकफुट पर 1.5% नीचे, भारतीय एयरटेल टूट गया 1%, ये कल भी चल रहा था। अडानी पोर्ट्स और सिप्ला भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, बैकफुट पर ही नजर आएंगे। इसके अलावा वायदा बाजार से देखिए जिस स्टॉक्स पर डेंट पड़ा है पूरा आईटी, कोफोर्ज 4.5% ज्यादा की यहाँ पर गिरावट। और इनफैक्ट शो में समझेंगे कोफोर्ज एक और वजह जो कि इस पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। बीएससी आज घूम गया, सुबह ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था लेकिन जाते जाते मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, ये 1.5% नीचे। मैरिको एफएमसीजी पैक से और हिताची एनर्जी भी 1.5% आपको नीचे दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट्स विद इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, धर्मेश शाह, अरुण कुमार मंत्री और सच्चिदानंद उत्तेकर। 2:20 पर अडानी ग्रुप के सीमेंट कारोबार के मेगा मर्जर पर खास डिटेल्स लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:45 पर इतने मुद्दे बताएंगे आपको ब्लॉक डील के बाद क्यों दौड़ा बेलराइज इंडस्ट्रीज। 2:50 पर मार्केट आउटलुक 2026 में हमारे साथ होंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर इतने मुद्दे बताएंगे डीलिंग रूम किन शोरों पर फोकस कर रहे हैं। 3:10 पर वीरेंद्र जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं इस पैनल से। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। पसंद है मुझे इस वक्त सेटअप के हिसाब से, वो है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। अब आदित्य बिरला फैशन करीब 78, ये भी एफआरएम ट्रेड करेगा करीब 79 के आसपास। जो उसका बाउंडिंग बॉटम जो बेस बन रहा है काफी मुझे अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से ये कप मूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड स्टॉप लगाना चाहिए 77 का, करीब ₹2 का स्टॉप। जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 82, फिर 84, फिर 85, लेकिन उसे वक्त लगेगा उसके लिए। तो ये सेफ बैट है ऑन द लॉन्ग साइड, घर पे ले गए तो भी चलेगा। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। आदित्य बिरला फैशन रिटेल ये गावस्कर के रडार पर आया है 2% अप। गावस्कर न्यू ईव के दिन क्या पहन रहे हैं आप? शॉपिंग कर ली क्या आपने? न्यू ईयर शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं करता, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर मी, लेकिन 2025 से 20,000 इज टू मच ऑफ अ चेंज। आई कांट हैंडल, सो जाता हूं रात को। सो जाते सर आप? तो यू वर सेइंग यू आर यंग पीपल डोंट स्लीप ऑन न्यू ईयर ईव। टू मच ऑफ अ शॉक फॉर मी। आई मीन एक साल हो जाता है, बदल जाता है, चाहे एक सेकंड लगता है, टू मच ऑफ अ शॉक। हाँ, इट्स जस्ट चेंज ऑफ डेट। वैसे अप्रोच सही है आपकी लाइफ की सर, एवरी डे इज अ न्यू डे। सो अग्री विथ यू। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। श्रेया जी, मुझे लग रहा है जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज जो कहते हैं, जो फिनटेक कंपनीज है, उनमें अच्छा मोमेंटम है। तो पेटीएम में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1345, 1346 के आसपास चल रहा है, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेकर चल सकते हैं। 1335 का स्टॉप लॉस लगाए। 1372 तक के टारगेट्स मेरे को लग रहा है पेटीएम में आने चाहिए। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, साथ ही मोमेंटम पॉजिटिव है, तो एज ए पोजिशनल ट्रेड पेटीएम को लेकर चल सकते हैं। ओके, पेटीएम बाय कॉल 1347 पे। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज इसका ओआई रखिएगा, इस बाइंग में मोमेंटम कितना है। ये देखिए, ये बीच में आज क्रैक हुआ है स्टॉक, और इसको जरा एक बार जज करने की कोशिश करते हैं कि 1347 मेरे को मालूम है ये मल्टी सीरीज ब्रेकआउट है, तो उसको एक बार जरा ओआई पे दिखाइएगा। ये देखिए करीब 1,66,000 शेयर्स के ऊपर जुड़े। मानस आपका ट्रेड इस वक्त का? तो देखिए वीरेंद्र जी, पीएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएफसी ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। इंटरडे चार्ट पे बहुत क्लियर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बनने लगे हैं।
आई थिंक करंट लेवल्स पे पीएफसी में खरीदारी की जा सकती है। 349 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 365 ₹365 तक के टारगेट पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 355 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹3.75 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। ₹1.90 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹10 के टारगेट सेट करना है। ओके, मानस जी पीएफसी पर दाव लगा रहे हैं, यहाँ पर अच्छे मूव्स आते हुए खरीदारी की राय उनकी तरफ से। कविता जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? Very good afternoon, Shreya. Good afternoon, everyone. Well, बहुत strong momentum में है काउंटर, दैट इज APL अपोलो। अगर आप देखें पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूस एक पैराबोलिक मूव काउंटर में बनता हुआ दिखा है। सो अंटिल ये काउंटर 1860 1858 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, जो पॉसिबल मूव बनते हुए दिखते हैं प्रीवियस हाई के वो 1920 1930 तक बनते हुए दिखते हैं। So with this strict stop loss, one can approach on APL Apollo tubes. Stop loss maintain करें 1860 का for the price move of 1920. के APL Apollo ट्यूब्स आपका बाय कॉल 1880 पर। चलिए अब मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। इस वक्त का बाय कॉल आपका? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक मेटल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग सेक्टर है। एक स्टॉक जो हमें वॉच लिस्ट पे रखा है वो है जिंदल स्टेनलेस। हमें लगता है जैसे नंबर्स आए थे दूसरे तिमाही के और फर्स्ट हाफ ऑफ FY27, काफ़ी इंकरेजिंग नंबर है जिंदल स्टेनलेस के। टॉप लाइन ग्रोथ जो पिछले वर्ष इन्होंने 39,500 की थी रेवेन्यू, आज उनका 21,200 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। सो दे शुड इजीली सरपास रेवेन्यूज एज वी स्पीक। जो रिपोर्टेड एबिटा पर टन है पिछले वर्ष लगभग 19,500 19,600 रुपया था। फर्स्ट हाफ FY26 इज ऑलमोस्ट टच 22,000। आज 3 MTPA की कैपेसिटी है जो ये बढ़ा के 4-4.5 MTPA करने की इच्छा रखते हैं। ओवरऑल मार्केट इंडियन स्टेनलेस स्टील का 4.8 मिलियन टन से 7 मिलियन टन होने की अपेक्षा है अगले 5 या 6 वर्षों में। मार्जिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं फॉर अ गुड केपेक्स ओरिएंटेड फर्म्स। और जितना ही केपेक्स करने वाले हैं तो एक्सपैंड कैपेसिटी 5,000 करोड़ का जो एक के लागत लगेगी इंटरनल अक्रूवल से, मोटा मोटी आई थिंक जो ROCs है कि काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। और ये सारे एक्सपेंशन में ये खुद IRRs 15% के ऊपर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट ग्रोथ शायद ये कंपनी रिफ्लेक्ट कर सकती है विद वेरियस एप्लीकेशंस अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, जिसकी वजह से हमें लगता है अर्निंग्स शायद मेंटेन होगी। तो हमारी वॉच लिस्ट पे है। रेटिंग रैंकिंग काफी अच्छी लग रही है हमको मार्केट्स विद इंडिया। ओके, जिंदल स्टेनलेस मार्केट्स विद इंडिया का यहाँ पर फिलहाल एक बुलिश व्यू। तो ये काउंटर रहेगा रडार पर। एक बार रिकैप कर देती हूँ आपके लिए, सारे टेक्निकल कॉल्स और इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने ले लिया। गाबा ने चुना आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पे खरीदारी की राय 85 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 77 का स्टॉप लॉस रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। अरुण कुमार मंत्री जी को पेटीएम अच्छा लग रहा है और पेटीएम ने आज शानदार मूव दिखाया है। 1372 का टारगेट अरुण जी की तरफ से आया है, 1335 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे हैं पीएफसी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पे 365 तक के टारगेट पीएफसी में देख रहे हैं वो। 349 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी कह रही है APL अपोलो ट्यूब्स उनको भा रहा है, 1930 का टारगेट, 1860 का स्टॉप लॉस। और जिंदल स्टेनलेस पसंद आया अभी फिलहाल मयूरेश जी ने इसको पिक किया, तो यहाँ पे खरीदारी की राय और अच्छा करता या ये काउंटर पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर बात करूँ पूरा मेटल स्पेस अगर देखें, अब आज भी पूरा 1% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। NMDC आशीष बैती जी ने सुबह सुझाया था मार्केट की ओपनिंग से पहले, और NMDC 4.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर यहाँ पर कारोबार करता हुआ। मयूरेश जी, अगर जिंदल स्टेनलेस को छोड़कर मैं पूछूं कोई और स्टॉक जिसने यहाँ से आपको लगता है कि पोटेंशियल है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, तो वो कौन सा होगा? दूसरा आई थिंक विद इन द स्पेस जो हमारे वॉच लिस्ट पे है, हालांकि आई थिंक थोड़ा हम रुकेंगे, अर्निंग्स कैसे Q3 में आती है, बट एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, वो है नेवेली लिग्नाइट NLC इंडिया। हमें लगता है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन से कंपनी कर रही है लिग्नाइट माइनिंग को लेके, ये काफी जोरदार तरीके से वॉल्यूम्स को सहारा देगा अगले कुछ तिमाहियों और महीनों में। दूसरा आई थिंक जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है कंपनी बढ़ा रही है, ये भी काफी सिग्निफिकेंट होने वाली है। दिस शुड एक्सीड 10,000 मेगावाट्स अगले कुछ वर्षों में। और इसका जो केपेक्स इन्होंने प्लान किया है 1 लाख करोड़ के ऊपर, लार्ज पार्ट ऑफ दैट विल बी फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स। जैसे इनकी मार्जिन्स आई हैं पिछले तिमाही में, और जो पूरे वित्त वर्ष FY25 में मार्जिन्स आई थी अराउंड 37-38%,
इससे कहीं बेहतर मार्जिन होगी जैसे नए कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स और लेवरेज प्ले आउट होगा। और इनके खुद के एस्टिमेट्स में FY27 एग्जिट में मार्जिन 45% एंड बाय द टाइम द एग्जिट FY30 ये सारी जब कैपेसिटीज एक्सपेंड हो गई रहेंगी बैलेंस शीट के ऊपर, दे आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन टू बी एट 50%। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, इंक्रीजिंग कैपेसिटीज, इंक्रीजिंग टॉप लाइन, मार्जिन एक्सपेंशन और एक 1.25% की डिविडेंड यील्ड अलॉन्ग विद वैल्यूएशंस और रेटिंग रैंकिंग्स तो बहुत बढ़िया है। हमें लगता है कि ये बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस स्टॉक है, तो ये भी हमारा स्टॉक वॉच लिस्ट में। ओके, एनएलसी इंडिया, ये मयूर जी की कॉल है। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं धर्मेश जी से पहले जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दो कॉम्बिनेशंस पे नज़र रखिएगा, HDFC बैंक एंड ITC, दोनों को मेरे स्क्रीन पे रखिएगा। स्क्रीन पे देखिए, एक के साथ एडवांटेज है, दूसरे के साथ अभी ये अगर 1000 क्रॉस हुआ, 1000 मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है, वो एक पुश देगा निफ्टी बैंक को भी और निफ्टी को भी। और दूसरा ITC इटसेल्फ 400 के कॉल राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसको इतना प्रेशर नहीं है। बट ITC और HDFC बैंक, इन दो कॉम्बो पे नजर रखिएगा इस क्लोजिंग में। ये दोनों स्टॉक्स इंडेक्स वेटेज के अनुसार बहुत बहुत अगर आप देखें पोटेंशियल रखते हैं टू चेंज ट्रेजेक्ट्री ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एज वेल। 371 और 59,371 और निफ्टी पैरेलली इसकी रख दीजिएगा, 59,371 ऑन निफ्टी बैंक और लगभग 26,223 ऑन निफ्टी। और देखिए कैसे पार हुआ 23, बात करते करते ये भी देख, तो दोनों ही चीज़ इकट्ठे हो रही हैं। मैं कहता ना आपको, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कैसे स्विंग आ रहे हैं यहाँ पे। धर्मेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इस वक्त शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या इंप्रेस कर रहा है आपको, ऑप्शंस को देखते हुए, फ्यूचर्स के हवाई को देखते हुए, चार्ट के लिए इस वक्त? धर्मेश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली जो हिसाब से ट्रेंड बन रहा है, काफी पॉजिटिव बन रहा है ट्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे वीकली स्ट्रक्चर ऑफ द गैप ऑफ ओपनिंग के बाद ये जो गैप होल्ड किया है कहीं ना कहीं, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इंडिकेटिंग आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं करेक्टिव फेज का एंड है। और यहाँ से हमें लग रहा है कि लाइफ हाई तो चैलेंज होगा ही 26,300 के आसपास जो है। इवेंचुअली हमें लग रहा है कि निफ्टी शुड look for 26,700 by January. तो I think so it's a buy or dip strategy है। कहीं ना कहीं अगर 26,050 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय करना चाहिए। लंबे टारगेट की बात करें तो, शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो 26,300 350 हो सकते हैं, बट इवेंचुअली भी बिलीव कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखने को मिलेगी, जहाँ 26,700 का टारगेट के साथ हम खेल सकते हैं। ओके, मार्केट को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहा है धर्मेश जी, लेकिन एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई इनफैक्ट कल के लिए, हाँ वो उस पर चर्चा करेंगे सीमेंट स्पेस पे। लेकिन उससे पहले धर्मेश जी, आज की कॉल क्या होगी आपकी? अगर कॉल्स के हिसाब से देखिए फ्रॉम ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस, आई थिंक सो BHEL वेल काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से। मतलब वीकली सेटअप में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 260 to 282 के बीच में। यहाँ से हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट की तैयारी में है वेल, और 289 to 295 कैन बी द टारगेट फॉर वेल, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 269। तो वेल रहेगी हमारी टॉप पिक आज के हिसाब से फ्रॉम द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भेल और 295 तक के टारगेट देख रहे हैं धर्मेश जी। पूरा स्पेस अगर आप देखिए मोमेंटम में फिलहाल आता हुआ एक और स्पेस जिसमें आज अच्छी तेजी है, दैट इज सीमेंट स्पेस। और ऐसा क्यों है, तो अडानी ने ग्रुप की सभी सीमेंट कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म के अंडर लाने का ऐलान किया है। और अंबुजा में ACC और ओरिएंट सीमेंट का मर्जर होगा। मेगा मर्जर की ज्यादा डिटेल एक बार फिर से समझते हैं। हालांकि CNBC आवाज से सबसे पहले आपको ये खबर बताई, लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं आशीष के साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए, सारी सीमेंट स्पेसेस में आज इनफैक्ट स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये मेगा मर्जर क्या है, ये बताएं। मेगा मर्जर है और अदानी समूह की सारी सीमेंट कंपनियां अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगी। एक ही बड़ी एंटिटी होगी जिसका साइज और स्केल काफी बड़ा होगा। इसको समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप देखिए तो क्षमता जो फिलहाल के लिए 107 MTP है, जो कि बताया जा रहा है कि FY28 तक ये लक्ष्य अंबुजा का कि ऑलमोस्ट 155 MTPA देखने को मिल सकती है। यानी इस लिहाज से भी देखें तो भारत की दूसरी आफ्टर अल्ट्राटेक कैपेसिटी के लिहाज से अदानी समूह सीमेंट स्पेस में दिग्गज बन जाएगा। लेकिन स्वैप रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के पास AC होगा, किसी के पास अंबुजा होगा, तो इसका कैसे ट्रांजैक्शन होगा इसको आप समझिए। ACC के 100 शेयरों पर अंबुजा के 328 शेयर मिलेंगे। साथ में आप देखें तो ओरिएंट के जो 100 शेयर हैं, इस पर अंबुजा के 33 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप इस स्वैप रेशियो के लिहाज से देखें तो अंबुजा और ACC के लिए तो कुछ नहीं है, न्यूट्रल है।
लेकिन ओरिएंट सीमेंट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है और आज इसी के चलते अगर आप देखें तो 9% तक के आसपास का एक फेवरेबल था मूव, इसके लिए इस स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिली। इस पूरी प्रक्रिया के लिए तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा, ये कंपनी ने जानकारी देकर बताया, और काफ़ी सारे अप्रूवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी तो फिलहाल बोर्ड से ही मंजूरी मिली है, लेकिन आगे जाके सीसीआई है, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सेबी है, एनसीएलटी है, इनसे प्रोसीजरल अप्रूवल मिलेंगे, तो इसमें करीब 1 साल का समय लग सकता है। बड़ा सवाल यही है कि इस मर्जर से दरअसल होगा क्या। तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक ही एंटिटी होगी तो कॉस्ट का बेनिफिट है, बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो जाएगी और कैपेसिटी भी देखें तो एक ही बड़ी एंटिटी में आ जाएगी। अब जो कॉस्ट का बेनिफिट है, कंपनी ने क्वांटिफाई करके ये बताया है कि तकरीबन 100 रुपये प्रति टन का यहाँ पर कॉस्ट पर एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक बार फाइनेंशियल स्नैपशॉट आपको दिखा देता हूँ कि एंटिटी कंबाइंड कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सभी के फाइनेंशियल्स काफ़ी दमदार नज़र आते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो एसीसी है, इसकी 22,000 करोड़ की टॉप लाइन है, अंबुजा की 35,000 करोड़ है, ओरिएंट सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज कंपैरेटिवली छोटे हैं, और पेन्ना सीमेंट लिस्टेड नहीं है तो उसके फाइनेंशियल्स नहीं बता पाऊंगा FY25 के। लेकिन मुनाफे की भी बात करें तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो बड़ी एंटिटी, सारे जो सीमेंट कारोबार है अब एक ही ब्रांड नेम के अंदर चलेंगे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी स्कीम ऑफ मर्जर पे प्रकाश डालने के लिए। इसी को थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग को और आउटलुक को इस जो प्रक्रिया हालांकि 1 साल में पूरी होगी, इसको समझने के लिए, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता, रिसर्च एनालिस्ट, निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के जुड़े हैं। ज्योति, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ज्योति जी, जब अदानी ने इन दोनों कंपनी को एक्वायर किया था, ये तो सब पूरा बाजार जानता था कि लेटर और सूनर ये होगा, और उन्होंने इस समय, ज्योति जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? Yes, I can hear you. हाँ, मैं कह रहा था कि जब ये कंपनी एक्वायर की गई थी इस ग्रुप द्वारा, ये तो होना ही था, ये पूरी प्रक्रिया होनी थी मर्जर की। इस टाइमलाइन को आप कैसे देखती हैं, और जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उस पर आपकी टिप्पणी, क्या बेनिफिट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें आपको बड़ी कैपेसिटी पे ऑपरेट करने पे एक माइलेज मिलेगा, आपके एडवर्टीजमेंट स्पेंस पर अगर आप देखें काफ़ी आपको रेशनलाइज कर पाएंगे। आप क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखती हैं इस मर्जर के? Thank you so much for having me on the show. So ये merger अगर आप देखिए तो एक तरीके से अल्ट्राटेक की स्ट्रैटेजी के साथ रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसी, बट बिना फुल्ली स्क्रैप किए सेपरेट ब्रांड आइडेंटिटीज को फॉर नाउ फोकस जो कंपनी का रहेगा इज हैविंग वन पावरफुल प्लेटफॉर्म, डीप सिनर्जीज एंड कंपेटिटिव पोजीशनिंग। बट ओवरऑल अगर आप देखें कि पूरा जो ये MSA है उससे रिलेटेड जो MSA वॉल्यूम्स है, जो RPT है, पूरा हट जाएगा, तो उससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कंपनी में। प्लस जो कॉस्ट कंसर्न्स थे इन टर्म्स ऑफ वो काफी कम हो जाएंगे। तो कंपनी ने ये भी कहा है कि 100 रुपए पर टन का इम्प्रूवमेंट होगा। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम 100 रुपीज डिमांड अक्रॉस पैन इंडिया, मुझे ऐसा लगता है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 रीजन्स जहाँ पे थोड़ी सी वीक है, ओवरऑल सिनेरियो ठीक ही लग रहा है, 3rd क्वार्टर में भी और 4th क्वार्टर में भी। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर डिमांड काफी मुझे स्टेबल लगती है, 7 to 8%। तो ओवरऑल अगर आप देखिए, एक तो क्रॉस ब्रांडिंग would be a major benefit for the company. Second is cross selling would also help the company. So overall ये merger one awaited था बहुत टाइम से, and वो ओवरऑल बेनिफिट ही करेगा अदानी ग्रुप को। ओके, ज्योति जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ओवरऑल ऑब्वियसली ये मर्जर आपको सही लग रहा है और हेल्प करेगा अडानी ग्रुप को, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है मीडियम टर्म में ये इंडस्ट्री कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि जिस तरीके से मर्जर और एक्विजिशन हमें देखने को मिल रहे हैं? जी, इंडस्ट्री काफी हद तो कंसोलिडेट कर चुकी है और ये फर्दर थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, नहीं नॉट बिकॉज की डिमांड वीक है, बट बिकॉज एफिशिएंसी विल बिकम नॉन नेगोशिएबल गोइंग फॉरवर्ड, है ना। तो लार्ज प्लेयर्स जो है दे विल बाय व्हेन द साइकिल टर्न्स। छोटे कंपनीज के लिए सेल करेंगे जब कैश फ्लोज जो है वो थोड़े स्ट्रेस में आ जाएंगे। M&A एक टूल हो सकता है, बट डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ। बट ज्योति जी एक पॉइंट यहाँ भी है, ये भी है, आई मीन प्लेयर्स सब सारे बड़े हैं यहाँ पर। अभी आपको प्राइसिंग की डायरेक्शन क्या लगती है? मैं थोड़ा सा अगर हालिया पूछूं, डिमांड कैसी रही पोस्ट मॉनसून, प्राइसिंग कैसे रहने का अनुमान है आपको? और क्योंकि जब तक प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगी, मेरे ख्याल से यहाँ से और ज़्यादा फर्दर कैपेसिटी एडिशन होगा भी नहीं, तो प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से आफ्टर GST प्राइसिंग में थोड़ा सा एक
अगर आप देखेंगे थोड़ा सा म्यूटेड है, लेकिन रिटेल काउंटर आई वुड से म्यूटेड एक्चुअली स्टेबल है। रिटेल काउंटर्स में तो अभी तक जो ट्रेड लेवल पे है मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस दिखे नहीं है। नॉन ट्रेड में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, बट आई थिंक फोर्थ क्वार्टर वैसे भी डिमांड हेवी रहता है, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड प्राइस विल ओनली स्टेबलाइज। एंड मैं हमेशा हर साल एक स्टेबल प्राइसिंग एनवायरनमेंट ही देती हूँ, बट नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है प्राइसिंग स्टेबल ही रहेगी, हो सकता है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट। एंड बात प्राइसिंग की नहीं होती है, आपका ट्रेड नॉन ट्रेड मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पे आपका नेट रियलाइजेशन इम्पैक्ट क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि वाइल प्राइसेस विल मे बी मार्जिनली इम्प्रूव, आपका ट्रेड नॉन ट्रेड मिक्स will play an important part. Therefore, the overall EBITDA, the overall realization per ton for each company will range. ओके, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं सीमेंट स्पेसेस को लेकर। बहुत शुक्रिया ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सीमेंट स्पेस में क्या ट्रेंड्स हैं, प्राइसिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, वो सब पर बातचीत करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। गाबा सर, अरुण कुमार मंत्री जी और कविता जी से हम लेंगे टॉप कैश कॉल। बताइए गाबा सर, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे आप? टॉप कैश कॉल के लिए मुझे लगता है मैनकाइंड फार्मा पर ध्यान देना चाहिए। फार्मा क्षेत्र से 2225 पर ट्रेड कर रहा है मैनकाइंड फार्मा। स्टॉप लगाएंगे करीब 25 रुपए का, मतलब 2200 का स्टॉप लगाएंगे। टारगेट 2300 स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है मैनकाइंड फार्मा। ओके, मैनकाइंड फार्मा 2224 आपका एक बाय कॉल है। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है बेल राइज में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। इनफैक्ट यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। जरूर 5-6% ऊपर है, पर ये मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी होगा, तो इसी के 168 के आसपास बाय करें। 164 का स्टॉप लॉस रहेगा और 177 तक के पोजिशनल टारगेट्स में आ सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड बेल राइज को लेकर चल सकते हैं। बेल राइज इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करता है, ये काउंटर 6% से ऊपर कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट ब्लॉक डील की खबरें भी थी आज, तो अच्छा ये काउंटर आज करता हुआ। कविता जी आपका कैश कॉल क्या होगा? शायद दीपक फर्टिलाइजर काउंटर में, अगर दीपक फर्टिलाइजर को देखें तो अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी से काउंटर टर्न होते हुए दिखा है। आज 10 EMA को सरपास किया है। 1251 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1275 1295 के प्राइस मूव बनने चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1235 का। ओके, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स हुए। यहाँ पर दीपक नाइट्राइट 1551 पे, अरुण जी का और प्रकाश सर के 3 कैश कॉल्स हुए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इन ट्रेड से। और क्या क्या है जो आज अल्टीमेटली अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री पे लौट आया है। मानस जी का एक ट्रेड रहा था GMR एयरपोर्ट से। एक बार फिर से 50 EMA पर 3 बॉटम लगाने के बाद पिछले मेरे ख्याल से 20 सेशन में एक फिर बड़ा रिवर्सल। मानस, जिस प्रकार की इसकी तेज़ी थी ना, CY25 की, ये हमेशा 200 या फिर 50 EMA पे जब जब गया है उस स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करके आया ऊपर। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। अब क्या लग रहा है? 104 पे क्या व्यू है आपका? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है, 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ से भी शायद 4-5 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो GMR के 104 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। ₹1.70 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इस ऑप्शन में आप एक ट्रेड ले सकते हैं और 5 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, GMR एयरपोर्ट्स पे ये व्यू हो गया फिलहाल। अच्छी रिकवरी, इनफैक्ट डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। ऑटो स्पेस हालांकि फ्लैट है आज के सत्र में, लेकिन कुछ काउंटर जैसे कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल रखेगा स्क्रीन पर, यहाँ पे अच्छे मूव्स आज करीब 1.5% की तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। और पिछले कुछ सत्रों से ब्रोकर्स रिपोर्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को लेकर, पॉजिटिव है ब्रोकर्स, लेकिन चार्ट्स पे कैसा साउंड कर रहा है अभी ये समझ लेते हैं। अरुण कुमार मंत्री जी, आप देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का चार्ट 363 के लेवल पर। 2 सवाल है मेरे, क्या इन लेवल्स पर जिनके पास नहीं है हाथ लगाया जाए, और जिनके पास है उनको क्या हिदायत? देखिए श्रेया जी, शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है डेफिनेटली पॉजिटिव है। 3 दिन से लगातार चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली एक छोटा हर्डल आप कह सकते हैं, या एक वीकली हर्डल 367 के आसपास है, तो वो निकलता है तो देन बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ से अगर करनी है तो 367 के ऊपर ही करें।
367 निकलता है तो मुझे लग रहा है 378 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। 367 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी की सलाह रही। ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आज बहुत ही अच्छा, अगर आप देखें रिवर्सल, देखिए पिछले 3-4 दिन में रिवर्सल ट्रेड्स ने भी काम किया, और ये अमूमन होता है जब आप ऑल टाइम हाई पे होते हैं या फिर 52 वीक हाई पे, प्रेशर बनता है उन स्टॉक्स पे जहाँ पे काफ़ी शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट कवरिंग ये हो गया, कल ट्रेंट ने ऐसे ही कुछ दिखाया था, परसों फोर्टिस ने ऐसा दिखाया था, एक दिन मैक्स ने ऐसा दिखाया था। तो रोज़ बरोज़ कुछ ऐसे कैंडिडेट, आज नहीं, मैं डेज का भी जिक्र कर रहा हूँ। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से धमाकेदार ऑप्शंस की बात करते हैं। 3 ट्रेड्स आपके लिए आएंगे एक एक करके। आज के स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ट्रेड्स, धमाकेदार ऑप्शन। पहला ट्रेड पिक करेंगे यहाँ पे मानस जी से, फिर उत्तेकर साहब और अरुण कुमार मंत्री जी। मानस, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, डालमिया भारत पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 to 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला, लेकिन आज 10 to 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया बढ़िया वॉल्यूम के साथ। इसके ऑप्शन में एक ट्रेड लिया जा सकता है, जो 2060 वाला कॉल ऑप्शन है, 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 14 रुपीज के नीचे लगाना है और टारगेट 45 रुपए के सेट करने हैं। ओके, डालमिया भारत 2060 का आपको कॉल ऑप्शन लेना। इनफैक्ट पूरा सीमेंट स्पेस देखें आप तो अच्छा करता हुआ, तो डालमिया भारत रडार पे रहेगा। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त का धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा आपका? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून फिरोज जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, आईटीसी मुझे लग रहा है काफी अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। इनफैक्ट काफी हफ्तों से यहाँ पर एक सबड्यूड प्राइस एक्शन थी, बट जिस कन्विक्शन से इसने 400 का लेवल होल्ड किया है एंड वहां से एक रिवर्सल शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफी शानदार रैली बन सकती है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है 400 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 6.5 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, इसे खरीदने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 5.2 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में लगभग 12 रुपए तक की तेजी यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए। तो आईटीसी के 400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 5.20 का होगा और टारगेट ऑन द अपसाइड लगभग अराउंड 12 के आसपास प्लेस्ड है। अच्छा है आईटीसी का सेटअप। मैं क्या था ना अभी आपको कुछ देर पहले आईटीसी, और आप जरा इसकी 400 की कॉल देखिए, क्यों पकड़ा सचिन ने। फिर लाइए वो स्लाइड जरा प्लीज। 400 की कॉल का आप जरा शॉर्ट कवरिंग देखिए, प्राइस लगभग 1% है कॉल की स्ट्राइक से ऊपर, और ओआई शेड हो गया 31%। तो ये होता है अगर आप देखें तो स्टॉक्स की अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करने का उदाहरण। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2160 के कॉल में बाय करने की सलाह है। 18-19 रुपए के बीच में खरीदें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, और जैसे जैसे मुझे लग रहा है 2190 तक स्टॉक जा सकता है। तो 18-19 के बीच में बाय करें, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 26 रुपए तक के टारगेट्स कोटक बैंक के 2160 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, ये हो गया अरुण कुमार मंत्री जी का पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। आईटीसी चुना सचिन जी आपने। इनफैक्ट एफएमसीजी काउंटर्स में देख रहे थे, एचयूएल भी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार एचयूएल भी रखिएगा स्क्रीन पर, ये भी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। यहाँ पर एच मूव्स, टाटा कंज्यूमर भी रखे, ये भी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, पूरा एफएमसीजी पैक रखिए। एक बार स्क्रीन पर इंडेक्स देख लेते हैं क्या कर रहा है एफएमसीजी। निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में। एचयूएल या टाटा कंज्यूमर, कौन सा काउंटर आईटीसी के अलावा सही नजर आ रहा है आपको? श्रेया, आई थिंक अगर हम एचयूएल और आईटीसी को एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड है, बट टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट एक काफी शानदार आउट परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट इसका जो वीकली स्ट्रक्चर है वो काफी शानदार है। यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन भी है। एक इंटरमीडिएट हर्डल रहा था 1200 के आसपास का, मुझे लग रहा है जैसे ही वो निकल जाता है तो एक काफी अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। 100 पॉइंट तक की तेजी यहाँ पर हो सकती है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिहाज से तो टाटा कंज्यूमर बेटर पोजीशनड है, परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। ट्रेडिंग मोमेंटम अगर आपको चेस करना है तो स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 1162 पे लगाना चाहिए। एंड ब्रेकआउट जैसे ही हो जाता है 1200 के ऊपर, मुझे लग रहा है और थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशनिंग की जा सकती है। एचयूएल काफी सिमिलर है, एक बेरिश सीक्वेंस में काफी महीनों से रहा है, बट यहाँ पर भी एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन की वजह से पुल बैक जरूर आ सकता है। 2300 का जो एक अहम रेजिस्टेंस है उसने निकाल दिया है।
तो उसके वजह से थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है प्राइस पे, बट 2340 2350 एक मेजर हर्डल हो सकता है काउंटर के लिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से ट्रेडिंग पोजीशंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आप 2282 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये व्यू हो गया एचयूएल और टाटा कंज्यूमर पर। चलिए वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कोफोर्ज और कोल इंडिया में आखिर चल क्या रहा है। जल्द लौटते बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। अच्छा, ये सेगमेंट जो है ना, क्या चल रहा है, इसका ओरिजिनली नामकरण जो था ना वर्मा जी ने किया था, तो उनकी ज़ुबान में इसे बोलते हैं क्या चल लिया है ना। और आज इस पर हम बात करेंगे दो स्टॉक्स पे, एक हिट है और आज एक चारों खाने चित है। लेकिन पहले हिट पे बात करते हैं और वो है कोल इंडिया। आशीष बताइए, आज आपकी टीम में भी था मेरे ख्याल से। आशीष वर्मा जी की टीम में था, दोनों लड़ रहे थे स्टॉक के लिए कि कौन अपनी लिस्ट में शामिल करेगा। वर्मा जी ने ले लिया स्टॉक और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज आप देखें तो बहुत दिनों के बाद 400 रुपए के पार निकला ये स्टॉक और काफी कुछ चल रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो जो नवंबर का 8 कोर सेक्टर डेटा है, इसमें पता चला है कि जो कोल प्रोडक्शन है ये पिछले महीने 8.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी मंथ ऑन मंथ देखें तो 2% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। और वैसे भी सभी माइनिंग कंपनीज के लिए जो सेकेंड हाफ होता है वो फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर देखने को मिलता है। इसी के साथ कुछ और खबरें जो इस स्टॉक की रैली को फ्यूल कर रही हैं। सबसे पहला कि इनकी जो सब्सिडरी है भारत कोकिंग कोल, इसका आईपीओ माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में आ सकता है। 1300 करोड़ का जो है इशू साइज होगा और पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी जो 1300 करोड़ है ये कोल इंडिया को मिलेंगे। और साथ में जो डाइल्यूशन कोल इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा स्टेक का तकरीबन 10% के आसपास है। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो बता रही कि बहुत ज़्यादा म्यूटेड पावर डिमांड के बाद अब जो दिसंबर के अर्ली ट्रेंड्स हैं ये बता रहे हैं कि पावर डिमांड दोबारा रिवाइव हो गई है। और आज एचएसबीसी की तरफ से हमने रिपोर्ट भी देखी थी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और स्टॉक बड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि हाई से टूटा हुआ स्टॉक है, बहुत दिनों के बाद 400 के पार निकला है, लेकिन इस भाव पर भी देखें तो ऑलमोस्ट 6.5% की डिविडेंड यील्ड है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन है। ओके, कोल इंडिया हिट, क्यों जबरदस्त एक्शन, ये हमने चतुर्वेदी से समझ लिया। लेकिन दूसरा स्टॉक जो चारों खाने चित है, अगर वीरू जी की शब्दावली में बोलूं मैं, वो कोफोर्ज है। कोफोर्ज में 4.5% का डेंट, ये समझते हैं यतिन जी से, आखिर चल क्या रहा है, यतिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया और वीरू। देखिए, अगर हम बात करें कोफोर्ज की तो कहीं ना कहीं आज जो बोर्ड मीटिंग है उसके पहले स्टॉक में आपको 4-5% की गिरावट दिख रही है। बाजार में प्रॉब्ली ये टॉक है कि कंपनी शायद एक QIP लॉन्च करे फंड रेजिंग के लिए। फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग है, तो ऑब्वियसली लोगों को ये लग रहा है कि शायद डिस्काउंट पे ये कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरीके से कोई फंड रेजिंग होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जो बोर्ड मीटिंग 26 दिसंबर को होने वाली है, उसके बाद एक एनालिस्ट मीट है 5:30 बजे। तो देखते हैं वो बोर्ड मीटिंग से क्या निकल के आता है, किस तरीके से क्या क्वांटम ऑफ फंड्स वो रेज करना चाहते हैं। पिछला जो फंड रेज था ये इन्होंने रिसेंटली जुटाया था, लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 2240 करोड़ इन्होंने रेज किए थे 4600 रुपये पे, जब सिग्निटी का एक्विजिशन इन्होंने किया था। और तभी अगर हम देखें तो मई 2024 में ये फंड रेज हुई थी। और इतने छोटे समय गाले के बाद फिर से एक बार फंड रेजिंग, तो शायद स्ट्रीट को थोड़ा बहुत डाइल्यूशन का फियर है। इसके बाद एक स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया, बड़े बड़े एक्विजिशंस और की क्लाइंट्स को ज़्यादा एक्सेस देने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स देने के लिए और क्लाइंट का बेस बड़ा बनाने के लिए एक्विजिशन स्ट्रैटेजी का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। और कहीं ना कहीं इनका एम्बिशन है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में $2 बिलियन का रेवेन्यू एनुअली देखें। और उसी तर्ज पे शायद और एक एक्विजिशन या और एक फंड रेजिंग करने की चेष्टा कंपनी कर रही है। और शायद बाजार पहले अंडरस्टैंड करना चाहता है कि क्या आउटकम आता है बोर्ड मीटिंग का, जो कि मैंने पहले कहा 26 दिसंबर को होने वाली है। ये एक रीजनिंग है। आज कोफोर्ज का बाजार थोड़ा सा स्केप्टिकल, डाउटफुल है। और कोफोर्ज बहुत ही याद रखिएगा एक स्टेबल स्टॉक रहा है। बीते अगर आप पूरे IT के कोलैप्स को देखें, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी इस स्टॉक की रही। ये उस गिने चुने स्टॉक्स में से ऐसा रहा जिसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, जब निफ्टी IT अपने हाई से अभी भी बहुत बड़े डिफरेंशियल पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये एक रीज़न था जो आज ये बैकफुट पे है। आज इसने अपना 50 डेमा टेस्ट किया, नहीं 50 नहीं, याद रखिएगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग IT काउंटर सडनली आज अपने 200 डेमा को टेस्ट कर रहा है इन कंसर्न्स के बीच में। खैर, अब एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। आशीष और यतिन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स पे
न्यूज़ क्या थी और बाजार क्यों ये वीकनेस और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसे प्रकाश डालने के लिए अब 4 का चौका आएगा। एक एक करके 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। पहला ट्रेड पिक करेंगे हम आज का सस्ता ऑप्शन और ये ट्रेड होगा मानस जी का। एफएनओ सुपरस्टार सचिन जी के सौजन्य से आएगा। 4 के चमत्कार अरुण कुमार मंत्री जी पिक करेंगे और मिड कैप फंडा में युवराज जोशी जी के सौजन्य से आएगा। मानस आपका ट्रेड। तो देखिए JSW एनर्जी पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर एक इनवर्स अर्निंग शुगर पैटर्न बन रहा है। हालांकि स्टॉक नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि नेकलाइन ब्रेक करेगा, क्योंकि 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन किया है। मेरा समझना है कि इसका 480 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹8.65 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी चाहिए। ₹6 का स्टॉप लॉस लगा लें, ₹15 के टारगेट सेट करें। ओके, JSW एनर्जी पर फिलहाल ये सस्ता ऑप्शन का कॉल हो गया। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी कौन सा स्टॉक चुना है आपने? श्रेया, मुझे लगा यहाँ पर BSE में एक ब्रेकआउट फेल हो चुका है। 2800 के आसपास का जो प्राइस एक्शन है वो मैच्योर नहीं हुआ एंड वहीं से स्टॉक थोड़ा सा कोलैप्सिंग ट्रेंड पे है। 2700 का एक अहम सपोर्ट है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर सपोर्ट भी फिलहाल थ्रेट पे है। तो जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है वापस एक डिक्लाइन आ सकती है, थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो सकती है 2630 तक। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी BSE के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2755 पे लगाएं। पहला टारगेट होगा अराउंड 2680 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2630 का। फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी BSE के फ्यूचर में। BSE फ्यूचर्स आप शॉर्ट कर रहे हैं और आप देखिए किस क्वांटम में आज यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। 2% स्लाइड के साथ लगभग 6 लाख शेयर बिल्डअप हुआ यहाँ पर, तो शॉर्टिंग काफ़ी गंभीर है यहाँ पर। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा 4 का चमत्कार? अरुण जी म्यूट अरुण जी म्यूट है। वीरेन जी सॉरी, वीरेन जी NMDC के साथ जाना चाहूंगा। NMDC मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी पॉजिटिव है और काफी दिनों के बाद ₹80 के ऊपर निकला है, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं। 86 तक के टारगेट्स रहेंगे और 79 के नीचे स्टॉप लॉस है। NMDC आज सबका फेवरेट बना हुआ है, अच्छा कर भी रहा है काउंटर। 4 का चमत्कार के लिए अरुण जी की पिक हो गई। मिड कैप फंडा मयूरेश जी कौन सा स्टॉक बताएंगे? श्रेया जी, आई थिंक टाटा कंज्यूमर ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। जो इंडिया बेवरेजेस और इंडिया फूड बिजनेस है, ये तो ठीक ठाक करने चाहिए, बट जो इनका ग्लोबल कॉफ़ी का बिजनेस है, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे उम्मीद यही है कि प्राइस हाइक शायद लिए जा सकते हैं 1 जनवरी में, और शायद एक दूसरी प्राइस हाइक मार्च या अप्रैल महीने में। स्टारबक्स के ओपनिंग्स ठीक ठाक चल रहे हैं और जैसे इबिटा मार्जिन का एक परफॉर्मेंस रह सकता है अगले कई कुछ तिमाहियों और वर्षों तक, वहाँ पे एक डेफिनेट पॉजिटिव ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, नॉट जस्ट फ्रॉम द इंडिया बेवरेजेस और फूड कारोबार पर, जो संपन्न का कारोबार है और दो इन्होंने एक्विजिशंस की हैं, इसके साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है अलॉन्ग विद बेटर मार्जिन्स, आई थिंक ये काफ़ी बेहतर रह सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक एक जो प्रोडक्ट मिक्स है, एक जो वॉल्यूम डायनामिक्स है, एक जो मार्जिन परफॉर्मेंस है, ये रिलेटिवली बेहतर रहेगा। रेटिंग, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, जो कैंसलिंग में हम सारे पहलू देखते हैं, इसमें ये खरा उतर आता है। तो ये हमारे स्टॉक वॉच लिस्ट पे। ओके, टाटा कंज्यूमर वॉच लिस्ट पे रहेगा। 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, जो कि मानस जी ने सुझाया, आपके स्क्रीन पर आएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। JSW एनर्जी 480 की कॉल लेनी है आपको। 15 का टारगेट, स्टॉप लॉस 6 का लगाइए। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी को BSE अच्छा लग रहा है सेल करने के लिए, तो फ्यूचर्स में बिकवाली की राय है। 2630 के टारगेट हैं, 2755 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 4 का चमत्कार के लिए अरुण जी ने बेट लगाया है NMDC पर। 46 के टारगेट हैं, 79 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा है मयूरेश जोशी जी को, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। लेकिन अब बात करते हैं 2025 की, क्योंकि साल 2025 को अलविदा कहने का समय आ गया है और इस साल निफ्टी ने 10% के रिटर्न्स दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसी तरह की कमाई सभी सेक्टर्स में हुई? 2025 का पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे सहयोगी हरमास फताकिया जुड़े हैं, जो कि आपको बताएंगे कि
निफ्टी की सरकारी कंपनियों के लिए ये साल कैसा रहा, बताइए। और माल जी, सरकारी कंपनियों के लिए ये साल कैसा रहा? गुड आफ्टरनून श्रेया। एक बहुत पुरानी कहावत है, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं कह सकते सरकारी कंपनियों के लिए। एक निराशाजनक साल आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले शुक्रवार तक की क्लोजिंग को अगर हम देखें तो निफ्टी पीएसई इंडेक्स जो है, सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है, उसने किसी भी तरह के रिटर्न्स नहीं दिए थे पूरे साल में। 1% से कम की गिरावट पीएसई इंडेक्स में हमें देखने मिली थी। ना सिर्फ इतना, लेकिन अगर आप पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो जिस तरह के रिटर्न्स पीएसई इंडेक्स ने दिए सरकारी कंपनियों ने, 2023 में तो इंडेक्स 80% ऊपर था, 2024 में भी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिले थे 21% के। तो पिछले 4 सालों की तेजी के बाद 2025 में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने मिला। तो अब अगर सरकारी कंपनियों के इस इंडेक्स को देखें तो इस साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मर बीईएल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने 32% की तेजी दिखाई है, और आरईसी ने 33% की गिरावट दिखाई है, जो कि सबसे खराब परफॉर्मर रहा है इस इंडेक्स का। हम आपको बता दें कि सिर्फ हम पीएसई इंडेक्स में जो 20 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस साल एक और चीज हुई है कि 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सरकारी कंपनी इस साल ईयर टू डेट दुगनी नहीं हुई है वैल्यू में। अगर आप पिछले 4 सालों का लेखा जोखा देखें तो एक कंपनी तो कम से कम होती थी। 2023 तो एक रिकॉर्ड वर्ष था, तो वहां पर 6 कंपनियां हुई थी, लेकिन इस साल 12 कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं सरकारी कंपनियों को अगर हम देखें तो। अगर कुछ कंपनीज को अगर हम सिंगल आउट करें तो आरईसी को हम पहले लेते हैं, क्योंकि वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इंडेक्स का। 2011 के बाद का सबसे खराब साल है इस कंपनी के लिए, क्योंकि 2023 में स्टॉक 250% से ऊपर की रिटर्न्स दिए थे, और जून 2024 में स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था 650 का, उससे करीब आधा ये स्टॉक हो चुका है। आरवीएनएल एक और ऐसा नाम है जो इस साल कम से कम 25 से 30% की गिरावट देखने मिली है। ये अगर हम देखें तो अगर अपने जो पीक अपनी बनाई थी जुलाई 2024 में, जो 650 रुपए के आसपास की थी, वहां से भी स्टॉक अब आधा हो चुका है। ये भी एक ऐसा नाम है जिसने 2023-24 में बेहतरीन रिटर्न्स दिए थे। 2023 में स्टॉक लगभग 2.5 गुना चला था, और 2024 में भी एक अपना रिकॉर्ड हाई बनाने के बावजूद और वहां से गिरावट के बावजूद स्टॉक 133% चला था। तो पहली बार लिस्टिंग के बाद स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला है। 2019 में आरवीएनएल की लिस्टिंग हुई थी। अगर आरईसी के लिए ये साल खराब रहा है तो पीएफसी के लिए भी ये साल खराब रहा है। 25% की गिरावट पीएफसी में देखने मिली है इस साल, और 4 साल में पहली बार जो है स्टॉक अपने जो है जुलाई 2024 में जो उसने टॉप बनाया था 580 का, वहां से स्टॉक 42% नीचे है। और 2023 में आरईसी के साथ साथ पीएफसी ने भी लगभग 250% के रिटर्न्स दिए थे, उसके बाद ये स्टॉक इस साल 25% नीचे है। आईआरएफसी एक और नाम ऐसा है जिसका हम लगभग रोज जिक्र करते थे 2023 और 2024 में। यहाँ पर भी स्टॉक में 25 से 30% की गिरावट देखने मिली है, और जुलाई 2024 में जो अपना पीक उसने बनाया था 229 का, वहां से भी ये स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। थोड़ा सा रिबाउंड हाल फिलहाल के दिनों में देखने मिला, लेकिन अभी भी काफी नीचे है रिकॉर्ड हाई से। और स्टॉक ने 2023 में तिगना हुआ था, 2024 में भी 50% के रिटर्न्स थे, और इस साल स्टॉक पे गिरावट देखने मिली है। पावर ग्रिड एक और नाम है जो कि ज्यादा रिटर्न्स, बड़े आउटसाइज रिटर्न्स के लिए नहीं जाना जाता। स्टॉक इस साल 16% नीचे है, और ये 16% 2008 के बाद की उसकी सबसे बड़ी गिरावट है। अपने 2024 के पीक जो कि 370 रुपए के आसपास का था, वहां से ये 30% नीचे है। और अगर हम आउटसाइज रिटर्न्स की नहीं जो मिलते हैं, बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते, तो वहां पर अगर आप देखें तो 2008 उसका सबसे खराब साल रहा है, और 2023 उसका सबसे अच्छा साल रहा है। इन सभी नामों के बाद एक आखिरी नाम इस लिस्ट में है आईआरसीटीसी, जबकि इन बाकी सारे जो कंपनीज ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, आईआरसीटीसी एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और पिछले 4 सालों में ये तीसरा साल ऐसा होगा जहां पर ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स देगा। और मई में 2024 में उसने 1150 के आसपास अपनी पीक बनाई थी, वहां से ये 40% नीचे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले साल भी ये 12% नीचे था, इस साल भी ये 16% नीचे है। अगर हम एनालिस्ट कवरेज की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स पर ज़्यादा कवरेज एनालिस्ट की है नहीं। आरईसी पीएफसी अभी भी कंसेंसस बाय बने हुए हैं एनालिस्ट के रेडार पर। पावर ग्रिड में भी ज़्यादातर एनालिस्ट जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अगले साल ये स्टॉक्स में एनालिस्ट कम से कम 20 से लेकर के 50% के रिटर्न्स इन सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो एक फॉरगेटेबल साल रहा है, निराशाजनक साल रहा है सरकारी कंपनियों के लिए। उम्मीद यही होगी कि 2026 में ये ट्रेंड बदले। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऑलमोस्ट इन सारे नंबर्स को पेश करने के लिए, आपके मुंह में घी शक्कर, और कि ये 2026 बहुत कुछ लेके आए है ना, और इन सरकारी कंपनियों के लिए भी। लेकिन अब बात करते हैं, विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और बात करते हैं एक्सिस डायरेक्टर
एक्सिस डायरेक्ट के, जहां उनका मानना है कि अगले साल नतीजे पॉलिसी और मैक्रो स्थिरता बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर का काम करेगी। एक्सिस डायरेक्ट के मुताबिक बेस केस में 2026 के दिसंबर तक यानी इस वर्ष के अंत तक निफ्टी 28,100 का स्तर दिखा सकता है। एक्सिस डायरेक्ट के आउटलुक में क्या है और कुछ बारीकियां, बात करते हैं दीपाली से। दीपाली बताइए इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश आज के। थैंक यू वीरेन। और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से। पहले तो जो आउटलुक और ट्रिगर वो शेयर कर रहे हैं वो 2026 वो शेयर करते हैं, और जैसे आपने भी मेंशन किया कि अर्निंग्स डिलीवरी, पॉलिसी अलाइनमेंट और मैक्रो स्टेबिलिटी ये प्राइमरी ड्राइवर्स रहेंगे रिटर्न्स के लिए फॉर 2026। सिक्लिकल रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगी, और साथ ही जो ग्रोथ रहेगी वो फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी 2026 में। हालांकि उनका मानना यह है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स है जैसे कि यूएस फेड रेट ट्रैजेक्टरी या फिर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन इंडियन मार्केट्स की जो लार्जली परफॉर्मेंस है वो ड्रिवन रहेगी डोमेस्टिक डिमांड के बेसिस पे, और साथ ही साथ की ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर अगर कुछ भी फेवरेबल रेजोल्यूशन होता है। 2026 मोर कंस्ट्रक्टिव रहेगा इंडियन एक्विटीज़ के लिए, वो मान के चल रहे हैं, और इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ में जो रिबाउंड रहेगा वो 12% से लेकर 15% सालाना रह सकता है ओवर FY 26-27। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर उन्होंने हाईलाइट किया है वो ये कि जो ग्लोबल AI ट्रेड है उसमें जो रिवर्सल देखने को मिल रहा है, यानी जो फ्लोज हैं वो यूएस के जो मेगा कैप AI स्टॉक्स है वहां से बाहर निकल रहे हैं, जिसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज को हो सकता है। निफ्टी का जो बेस केस टारगेट है 26 दिसंबर 2026 के लिए वो 28,100 का है। 5 गोल्डन थीम्स उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं 2026 के लिए। पहला तो फाइनेंशियल्स, जिसको फायदा मिलेगा क्रेडिट एक्सपेंशन का और इंटरेस्ट रेट साइकिल का। दूसरी तरफ कंजम्पशन पर वो काफ़ी बेट कर रहे हैं। सेलेक्टिव सिक्लिकल्स पर भी फोकस उनका रहेगा, स्पेशली जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल को कैप्चर करने में जो कंपनी सक्षम है। हेल्थ केयर को एज अ डिफेंसिव प्ले वो पिक कर रहे हैं फॉर 2026। और लास्टली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में भी कुछ सेलेक्ट आइडियाज पर उनका फोकस रहने वाला है। जो स्टॉक्स उन्होंने पिक किए हैं 2026 के लिए वो मैं बता दूं तो SBI उनकी पिक में शामिल है, जहां पर 2026 का टारगेट 1135 का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वरुण बीवरेजेस पर भी बाय कॉल, टारगेट 550 का। हिंडाल्को पर भी खरीदारी की राय, टारगेट 2026 के लिए 950 का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निपॉन लाइफ में भी खरीदारी की राय, यहाँ भी टारगेट जो रहेगा 2026 के लिए वो 1000 का रहेगा। डालमिया भारत मिड कैप से यहाँ पर लक्ष्य 2320 का। एस्ट्रल यहाँ पर लक्ष्य 1625 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर 2026। और लास्टली FL3I 2000 हेल्थ केयर ग्लोबल में 850 का टारगेट और मोल्टिक पैकेजिंग में 670 का टारगेट। और इन सभी शेयर्स में जो अपसाइड वो देख रहे हैं वो लगभग 12-13% से लेकर 20-22% तक की अपसाइड देख रहे हैं 2026 के लिए। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स रडार पर रहेंगे 2026 के लिए। शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए और इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पेश करने के लिए। लेकिन वरुण बेवरेजेस एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले FMCG काउंटर्स डिस्कस कर रहे थे, ITC, HUL, टाटा कंज्यूमर जहां ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए वरुण बेवरेजेस ने आज भी देखिए उतना साथ नहीं दिया है, और इस साल में अब तक 25% से ज़्यादा का करेक्शन दिखाया है। लेकिन गाबा सर, वरुण बेवरेजेस क्या लगता है आपको 2026 में एक्सिस डायरेक्ट तो 12-13% का अपसाइड देख रहे हैं, चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं, यहाँ से कितना अपसाइड शॉर्ट टर्म में या फिर मीडियम टर्म में चार्ट्स दिखा पा रहे? देखिए, आज साथ नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि साथ कल या परसों नहीं देगा। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो अच्छा बेस बन रहा है, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। कल का जो सेटअप था वो सही था, लेकिन आज नहीं दिया, अब पॉज मोड पर है। लेकिन मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। 500 का ये जोन है, जब ये पार कर लेगा, अभी ट्रेड कर रहा है 482-83 के आसपास, जब 500 का जो पार करेगा तो 550-600 भी जा सकता है। तो यहाँ से एक अपू बिल्कुल है, वरुण वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ओके, स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है फिलहाल, तो ये काउंटर रखे रडार पर, एक्सिस डायरेक्ट की भी रडार पर। इनफैक्ट एक और रिपोर्ट मैंने शायद बताई थी 2026 की, उस लिस्ट में भी वरुण बेवरेजेस ने अपनी जगह बनाई थी। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मार्केट आउटलुक और 2026 के लिए कहां कमाई के मौके होंगे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी से। छोटे से ब्रेक के बाद उनसे बातचीत।
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका आउटलुक 2026। ये हमारी खास सीरीज, जब तक हम 26 में प्रवेश नहीं कर जाते रोज़ बरोज़ पर बातचीत करेंगे। और इस क्रम में आज हमारे साथ अभय अग्रवाल जी मौजूद हैं। अभय जी प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। ये 2025 खबरें तो बहुत अच्छी रही, यकीन मानिए अव्वल दर्जे की खबरें थी। और जब लास्ट बजट स्पीच थी, मैम ने टैक्स काटा, एफएमसीजी स्टॉक्स भागे, फिर रेट कट हुआ, फिर जीएसटी कट हुआ, एडवांटेज मिला 15-20 दिन महीने भर, बट मोर और लेस CY25 एक जुझारूपन था। और ये जुझारूपन शायद आपको बहुत आपकी आशाएं जो है ना वो चरम सीमा पे ले आता है 2026 के लिए। क्या एक साइडवेज कंसोलिडेशन वाले CY25 के बाद इक्विटीज में प्राइस एक्सपेंशन देखते हैं आप? आपका आउटलुक। जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए पिछला साल ये जो निकला, पिछला नहीं कहूँगा, अभी भी चल रहा है, तो ये साल निकला कंसोलिडेशन में। और हमने देखा कि जो डोमेस्टिक फ्लोज थे उन्होंने मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में रखा। पर प्रॉब्लम वीरेंद्र जी ये रही कि पूरे साल एफपीआईज की बिकवाली रही। $18 बिलियन, ऑलमोस्ट मुझे लगता है $19 बिलियन की बिकवाली हो जाएगी। हम ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल एफपीआईज का $20 बिलियन का इनफ्लो आए। तो अगर आप उस सिचुएशन में 20 बिलियन के इनफ्लो की बजाय उतना आप आउटफ्लो देखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मार्केट है वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया अपनी टाइट रेंज से। और मुझे लगता है कि जो एफपीआईज का फ्लोज है वो इसीलिए रुका हुआ है कि ट्रेड डील अभी भी साइन नहीं हुई है। और पिछले 4-5 महीने से चर्चा चल रही है कि अब होने वाला है, टीम आई हुई है, अब हम जा रहे हैं। पर जैसे जैसे ये देर लग रही है इसमें, ये कॉन्फिडेंस जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा हेसिटेशन में है कि क्यों नहीं ट्रेड डील साइन हो रही है, और क्या हम अभी आए और फिर उसके बाद ट्रेड डील साइन नहीं हुई तो क्या यूएस के और कोई टैरिफ लग जाएगा। तो ये एक थोड़ा डर है एफपीआईज के मन में। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर है ये दारोमदार कि वो कितनी जल्दी ट्रेड डील को साइन करें, किस फॉर्म में साइन करें। और उसके बाद शायद रुपए में भी हम थोड़ा स्ट्रेंथ देखेंगे। काफी नरम रहा रुपए, यूरो के सामने 20% डाउन है इस साल, तो वो भी एक थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। तो आई थिंक एक एफपीआईज का इनफ्लो स्टार्ट होगा अगले साल, और जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं वो इस लेवल पे ही रहे जो कि अच्छे रोबस्ट फ्लोज हैं। तो मुझे लगता है मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 2026 में। फंडामेंटल कोई कंसर्न नहीं है। मैक्रो, माइक्रो, अर्निंग्स ग्रोथ, बीएफएसआई, बैलेंस शीट्स, बैंक्स की बैलेंस शीट सब एकदम टॉप क्लास हैं इस समय। सो अब सिर्फ फ्लोज की एक जरूरत है मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए। ओके, तो फ्लोज की ज़रूरत है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, नो डाउट अबाउट दैट, जब फ्लोज आएंगे, जब भी कोई फ्लो होता है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लो, चाहे वो एक्सटर्नल फ्लो, बाहर से पैसा आए, वो वैल्यूएशंस को तो चेस करता है सर। जहाँ पे कंफर्ट होगा, जहाँ पे ग्रोथ होगी, जो जिस प्रकार का हमें रेट कट मिला, जिस प्रकार का हमें जीएसटी कट मिला, अब इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट तो आपको वो शायद CY25 में नजर आए बाय आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर। सबसे बड़ी ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं आप, जहाँ पे वो ग्रोथ जो है और स्पेशली जो प्राइस डैमेज हुआ है स्टॉक्स में, उस डिफरेंशियल को सबसे पहले वो पैसा चेज करेगा? बेस्ट टू चेज क्या है 2026 में? आई थिंक बेस्ट टू चेज वीरेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि वही एक सेगमेंट है जिसने अंडर परफॉर्म किया है 2025 में, वो है स्मॉल एंड मिड कैप। अभी एक साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद किसी को ये बोलना कि देखिए आपका जो रिटर्न बनेगा, मल्टीबैगर बनेंगे, इसी स्पेस से बनेंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है। पर जो आपने बात कही कि वैल्यूएशन को चेस करना, मुझे लगता है इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और इंडिया में
वैल्यू ट्रैप्स बहुत सारे हैं। काफी स्टॉक्स ऐसे हैं लार्ज कैप मिड कैप्स जो वैल्यूएशन बेसिस पे सस्ते लगते हैं पर रिटर्न नहीं बनाते हैं। आप बड़े बैंक्स का नाम ले लीजिए, पिछले 5 साल का मैं डेटा देख रहा था, सबसे बड़ा बैंक जो है हमारा 6.5% की उसकी एनुअल रिटर्न है, जो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स, इक्विटी इन्वेस्टर्स 6.5% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट करते हैं। सस्ता है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे। आप आईटी सर्विसेज की बास्केट देख लीजिए, कुछ रिटर्न नहीं है पिछले 5 साल से, जबकि सस्ते हो गए हैं सारे। तो इक्विटी में अगर आपको रिटर्न बनाना है, अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट से, इक्विटी पोर्टफोलियो से रिटर्न बनाना है, तो आपको ग्रोथ चेस करना पड़ेगा वीरेंद्र, और ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मैं ये नहीं कहता कि आप 40, 50, 60 टाइम का पी मल्टीपल दे दीजिए, उसका भी फायदा नहीं है। तो रिटर्न बनेगी उसी मिड कैप, स्मॉल कैप, यंग कंपनी से जिन्होंने अपना कैपेक्स साइकिल खत्म कर लिया है, जिनकी अच्छी डिमांड एनवायरनमेंट में है, बैलेंस शीट अच्छी है, और जो रिटर्न रेशियोज हैं अब इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, नए कस्टमर्स हैं ग्लोबल या इंडियन, उनको चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अभी भी मिड और स्मॉल कैप में है। वैल्यूएशन लोगों को महंगे लगते हैं बनिस्बत लार्ज कैप, पर मुझे लगता है पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल में जो रिटर्न्स बनेगी, मल्टीबैगर्स बनेंगे, वो उसी स्पेस से बनेंगे। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप 2026 को लेकर, आपके मुंह में घी शक्कर यहीं से ब्रेकआउट हमें देखने को मिले 2026 में। लेकिन सर अभी आपने कहा कई सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस में प्रेजेंट, जहां पर वैल्यूएशन थोड़े लगते हैं लोगों को महंगे, लेकिन वहां से अपसाइड भी आपको काफ़ी नजर आ रहा है। अगर आप उन स्टॉक का नाम ले पाए और बता पाए हमारे दर्शकों को कौन कौन से स्टॉक्स 2026 के लिहाज से रडार पर होना चाहिए। देखिए श्रेया, हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो पब्लिक नॉलेज में है ही, पर अभी आप देखें जो सेक्टोरल हमारा ओवरवेट्स हैं वो फार्मा में ओवरवेट है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो यंग फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, रीओरिएंट करे अपने बिजनेस मॉडल, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस उनके काफी अच्छे हैं पाइपलाइन के। तो और स्पेशली जो सीडीएमओ में जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, ये सारा बहुत बड़ा स्पेस है। तो मुझे लगता है कि एक तो जो जेनरिक कंपनीज हैं, जो लार्ज जेनरिक कंपनीज हैं टिपिकली, वो तो अच्छा करेंगी, पर जो छोटी कंपनी है वो भी मुझे लगता है काफी अच्छा कर सकती हैं। और इसमें 2 स्टॉक्स हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, एक है सेनोरेस फार्मा, दूसरा है एक सीडीएमओ कंपनी है विंडलास। तो ये 2 हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी इससे भी कहीं ज्यादा, आप बड़ी कंपनी एक दिवीज ले लें, और ये मेरी कोई बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर आप दिवीज ले लें जो कि एक लार्ज कैप है, वो भी उसी ग्रोथ कर्व पे है अपने सीडीएमओ बिजनेस की वजह से, जिसमें उन्होंने पिछले 15 साल से इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक जिस कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है इन स्पेसेस में उनको पूरा फायदा मिलेगा। दूसरा मैं देख पा रहा हूं ऑटो एंसिलरीज, जो हमारा एक सेगमेंट है जो सीवी पीवी डाउन साइकिल की वजह से थोड़ा पिटा हुआ था, अब उसमें भी कई कंपनीज हैं जो अब ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटेंट बन रही हैं, और इसमें काफी अच्छी कंपनियां, जैसे अभी मैं रिसेंटली मिला भी, जो अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑटोज के बियॉन्ड भी डाइवर्सिफाई किया है, जेनसेट्स में जा रहे हैं, पावर ट्रेन में जा रहे हैं। तो एक ऑटो एंसिलरी मुझे लगता है एक ऐसा स्पेस है जो रियली मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बनेगा। और तीसरा स्पेस है श्रेया, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एक एवरग्रीन सेगमेंट है डोमेस्टिक डिमांड के लिए भी और एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो मुझे लगता है ये 3-4 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे काफी मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं, जिनमें 20-30% का एनुअल ग्रोथ क्लियरली दिख रहा है अगले 4-5 साल के लिए। ओके, फार्मा स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस, ईएमएस स्पेस, ये अच्छे लग रहे हैं आपको, और आपने कुछ स्टॉक्स भी बताए। लेकिन अभय जी, हम अक्सर बात करते हैं कि क्या लेना है, किस पर फोकस करना है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है क्या नहीं लेना है और किससे दूरी बना के रखनी है। तो 2026 में कोई ऐसा सेक्टर, स्टॉक जो लगता है आपको अंडर परफॉर्म करेगा या फिर वहां से कम उम्मीदें हैं, तो वो कौन सा सेक्टर या स्टॉक होगा सर? आई थिंक श्रेया, 3 सेक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं जैसे आपने सवाल पूछा। उसमें एक सेगमेंट है जो थोड़ा यूनिक है, क्योंकि वहां पे कंपनीज अच्छी हैं, मुझे ग्रोथ की भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, पर वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड हैं। और वो स्पेस है श्रेया जो रिसेंटली लिस्टेड कंज्यूमर टेक कंपनीज कह लें, कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज या D2C कंपनीज कह लें, जो एक शुरू में जो IPO के बाद
एक फैसिनेशन होता है इन्वेस्टर्स का न्यू लिस्टिंग्स की तरफ के उस जोन में है अभी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनीज जो 60, 70, 80 टाइम पी मल्टीपल पे और कई उससे भी ज्यादा ट्रेड कर रही हैं इस समय, मुझे लगता है कि थोड़े खतरे के जोन में है प्योरली ऑन वैल्यूएशन बेसिस। तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल ये कुछ भी रिटर्न ना दे और थोड़ा एक साइडवेज प्राइस करेक्शन देखें। दूसरा मैं कहता हूं जो आईटी सर्विसेज है अभी भी उसमें मैं चाहूंगा देखना कि वो वापस ग्रोथ की बात करें, पर जब तक वहां पे ग्रोथ नहीं आता है लार्ज कैप आईटी में, तब तक वो भी एक थोड़ा ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म कर सकता है मार्केट को। और तीसरा है जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं, जितना डेटा हम देख पा रहे हैं श्रेया, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 3, 4, 5%, मैक्सिमम 5% की भी होनी मुझे मुश्किल लग रही है लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज की, क्योंकि रूरल डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की अभी भी वीक है और डोमेस्टिक और कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो इन दो तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं वो भी अंडर परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए उनमें। अच्छा, ये आपने रियल्टी का जिक्र किया, इसमें क्या है भाई जी, मैं रियल्टी पे आपसे एक व्यू, आपका डेडिकेटेड व्यू चाहूँगा, क्योंकि मैं तो जो ग्राउंड रियल्टी देख रहा हूँ उसमें यह है कि लो कॉस्ट हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग ड्राई है इस वक्त। रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो प्रीमियम सेगमेंट पे मतलब बेच के खुश हैं, बट वॉल्यूम्स वो जो शायद 2022, 23, 24 में क्रिएट हुए वो मिसिंग है, एंड स्पेशली मेट्रोज में। ऐसे में रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि देखिए एक फेज था सर, 2000 मेरे ख्याल से 9 से लेकर 13 तक प्राइसिंग बहुत स्ट्रांग रही, फिर 13 से लेकर 20 तक साइडवेज हो गया, संघर्ष था वो, फिर उसके बाद 2021 से 25 फिर प्राइस एक्सपेंशन, पर अब फिर साइडवेज। ऐसे में रियल एस्टेट है 2026 की आपकी चॉइस? वीरेंद्र, ओवरऑल एक सिंपल आंसर ये रहेगा कि इस समय मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट स्पेस में इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत ही कैपेक्स हैवी बिजनेसेस हैं, काफी जो डिमांड है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको कमिटमेंट पहले करना पड़ता है, पैसा पहले लगाना पड़ता है और रिटर्न बाद में आती है। सो बैंक्स लेंडर्स के लिए अच्छा स्पेस है, पर इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसमें अपसाइड है अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जैसा आपने बहुत अच्छे से जो साइकिल की बात करी 13 से 20 की, फिर 20 से 25 की, तो ये 7-8 साल की साइकिल में चलता है, और मुझे लगता है कि अब जो अप साइकिल थी वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो रही है। नेम प्लेट बेसिस पे हम पढ़ते रहते हैं कि कितना महंगे करोड़ों में घर बिक गए, पर वो बहुत इक्का दुक्का है, इतना बड़ा देश है। अफोर्डेबल हाउसिंग अलग सेगमेंट है, फिर मिड साइज अलग सेगमेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो सेगमेंट है जो रियल एस्टेट का, वो रेसिडेंशियल स्पेशली, उसके लिए मुझे लगता है वहां पे एक इन्वेस्टर डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट नहीं खरीद रहा है, जो खरीद रहे हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए वो थ्रू जो लिस्टेड रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके थ्रू कर रहे हैं कि जहां पे आपको थोड़ा डबल डिजिट रिटर्न मिल जाए। तो आपका फ्रैंकली कैप वहीं पे है। मुझे नहीं लगता कि जो रियल एस्टेट कंपनीज में इक्विटी में इन्वेस्ट करके, लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करके डबल डिजिट रिटर्न मिलेगा ओवर नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स। मुझे उसकी संभावना कम लगती है वीरेंद्र। ओके, रियल्टी स्पेस को लेकर थोड़ा भी आप कॉशियस हैं। अब अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए, और सीएनबीसी आवाज़ के तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नववर्ष पर ही आपसे बात होगी सर, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपका 2026 साल अच्छा जाए। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और निफ्टी मात्र 7 अंक ऊपर फ्लैट, बैंक निफ्टी भी फ्लैट और ब्रेथ ठीक ठाक रही। लेकिन क्लोजिंग की तरफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वीरेंद्र जी, अब बताएं। कल वेंसडे का सेशन है, थर्सडे हम मार्केट क्लोज होगा, क्या किया जाए ऐसे? श्रेया, मेरे ख्याल से जो परसों की छुट्टी है ना, वो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के राइटर्स को एक स्कोप देगी 26,200 पे कैपिटलाइज करने का। देखिए, अगर आपके पास राइटिंग के 4 दिन है और उसमें से एक दिन छुट्टी हो तो आपके मजे आते हैं, है ना। मेरा मानना यह है 26,172 पे अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है, इंट्राडे ट्रेड भी आपको मिले, एक रीजनेबल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करिए अपनी पोजीशन पे, एक रीजनेबल प्रॉफिट बुक करिए। और मतलब जैसे मान लीजिए आपकी 2 पोजीशन तो एक पे बुक करिए। उसका एक कारण बताता हूँ,
या तो हम उसको वही रेजिस्टेंस नंबर 1 प्लीज RS1 लेके आइएगा, मॉर्निंग में अगर 26,223 बाइसेक्ट हो गया तो हम उसको दोबारा ऐड करेंगे। अगर 26,223 कल के दिन फिर बाइसेक्ट हो गया तो उसको ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एल्स वी विल गेट ए डिप टुवर्ड्स पॉसिबली 26083, 26,083, 26,060 तक कोई डिप मिले तो उसको बाय करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर 26,200 का कॉल राइटर एक ग्रिप लेने की कोशिश करेगा कंसिडरिंग मंथली एक्सपायरी। तो मैं अगर मेरे पास 2 ट्रेड होते हैं श्रेया निफ्टी के तो मैं एक बुक करके जाता, एक को तब ऐड करूंगा दोबारा, या तो एक डिप मिल जाए रीजनेबल या फिर 26,223 बाइसेक्ट हो जाए। मैं रीजनेबल डिप क्यों कह रहा हूं, 26,171 पर आप निफ्टी के 10 डेमा से अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 170 पॉइंट दूर है, तो पॉसिबली थोड़ा सा लिक्विडेशन, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं 2 में से एक पोजीशन काट के जाएं। अगर कल सुबह 26,223 कट गया तो री एंट्री मारेंगे और एल्स डिप को कंसिडर करेंगे। श्रेया ओके, ये स्ट्रैटेजी तो फिलहाल हमने समझ ली कैसे अप्रोच करनी चाहिए। अब डीलर्स किस पे बेस्ट बेट लगा रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच है उनका वो समझ लेते हैं। नितिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए डीलर्स कौन से स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया। और देखिए ITC ये एक स्टॉक है जो FMCG में डीलर्स का अब ट्रेडिंग फेवरेट बना हुआ है। और अगर हम आज की बात करें तो पिछले आधे एक घंटे में यहाँ स्पाइक हुआ है और ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी सारे डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस ये भी बोल रहे हैं कि 1 जनवरी से शायद कुछ सिगरेट प्राइस हाइक हो, तो इस उम्मीद में डीलर्स BTST का ट्रेड ले रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ITC के ओपन इंटरेस्ट में 6% का इजाफा हुआ है और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम PNB हाउसिंग की बात करें तो यहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डिप्स पे। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन डीलर्स को लगता है कि यहाँ 940 से 950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ITC और PNB हाउसिंग, ये दो PNB हाउसिंग राइट, हाँ ये 2 स्टॉक्स रहेंगे रडार पर डीलर्स की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय। चलिए अब BTST ट्रेड्स हम अपने पैनल से भी ले लेते हैं। गाबा सर, मानस जी, कविता जी, अरुण कुमार मंत्री जी और सचिन जी बताएंगे। गाबा सर बताइए क्या कैरी करे BTST STBT? BTST और स्टॉक का नाम रहेगा JSW एनर्जी। JSW एनर्जी एक्चुअली ट्रेड कर रहा है 485 के अंडर और स्टॉप लगाएंगे 481, मतलब 4 रुपए का स्टॉप है। टारगेट आई थिंक 490, 95, 500 ये एक जोन है, आपको मिले तो वहां तक भी जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। JSW एनर्जी ओके, JSW एनर्जी 485 पे आपका बाय कॉल। माना साहब का ट्रेड क्या रहेगा? देखिए HDFC बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। HDFC बैंक में कुछ साइन रिवर्सल के अब देखने को मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि यहाँ से करीब 30-40 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो HDFC बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 993 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1010 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, HDFC बैंक के हो गए। मानस जी के पिक अच्छे मूव्स आए लास्ट के हाफ एन आवर में, अगर आप देखें इनफैक्ट 1 आवर में निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी HDFC बैंक में। अरुण कुमार मंत्री जी आप बताइए क्या कैरी करेंगे? शायद FMCG स्पेस से ही जाना चाहूंगा। टाटा कंज्यूमर में एक ब्रेकआउट के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। 1185 के आसपास चल रहा है, 1174 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 1202 तक के टारगेट्स BTST ट्रेड में देखने को मिल सकते हैं, तो एज अ BTST टाटा कंज्यूमर को लेके चल सकते। ओके, टाटा कंज्यूमर बाय कॉल आपका। और कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गोदरेज कंज्यूमर को लेकर जाएंगे, 1220 के प्राइस टारगेट के लिए इसे लेकर जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1190। ओके, गोदरेज कंज्यूमर FMCG पैक से दूसरा काउंटर ही आया हमारे पैनल के रडार पर। सच्चिदानंद जी आपकी कॉल क्या होगी? श्रेया, एम्फोसिस में क्लोजिंग काफी शानदार है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों की अगर हम वोलेटिलिटी कंसिडर करें तो लगभग 100 पॉइंट के स्विंग्स यहाँ पर हुए हैं। एंड प्लस इसके RSI में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर आज के सत्र में रजिस्टर हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है पिछले आधे घंटे में, वो मोमेंटम मुझे लगा है और थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। ऑन द हायर साइड अभी जो मेन हर्डल है वो लगभग अराउंड 3000 लेवल के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर एम्फोसिस में लॉन्ग पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2916 पे लगाना है, 2916 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 2985 से लेके 3000 इस पर्टिकुलर रेंज में रिव्यू करना है। ओके, एम्फेसिस में यहाँ पे खरीदारी कराई। तो सभी BTST ट्रेड्स आए हैं हमारे पैनल की तरफ से। अब समझ लेते हैं FNO ब्रेथ कैसे रही मार्केट की। क्या मिक्स था वीरेंद्र जी FNO ब्रेथ आज के सेशन का? ब्रेथ ठीक थी, आपके स्क्रीन पर आप देखें डेटा आएगा, इवनली पॉइज्ड जिसे कहते हैं ना, ठीक थी, इवनली पॉइज्ड है।
78 लॉन्ग्स और लगभग 86 में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट बना। और देखिए अब आप एक्सपायरी के नज़दीक जा रहे हैं और कल से आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे, मतलब ऑप्शंस में, तो थोड़ा सा राइटर्स, थोड़ा सा अगर आप देखें बहुत चल चुके स्टॉक्स में शॉर्टिंग भी होगी, उसमें कोई राय नहीं है। लॉन्ग 78, शॉर्ट कवरिंग 28, शॉर्ट 26 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 21 में। एक एक करके स्टैट्स लेके आते हैं। लॉन्ग कहाँ कहाँ पर कल विजिबल था। लॉन्ग के क्रम में एनएमडीसी, आईआरएफसी, कोल इंडिया और पीएफसी, जेएमआर एयरपोर्ट्स। आज पीएसयूज, रेलवे पीएसयूज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चोला में आज एक रिवर्सल का दिन रहा आफ्टर सम क्लैरिफिकेशन। एचएफसीएल, आरवीएनएल, आरईसी, एनसीसी, तो आप यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग का फेस देख रहे हैं। तमाम पावर फाइनेंस कंपनियों में, रेलवे कंपनियों में। कोफोर्ज के दिल खराब रहा। आई थिंक फंड रेज एक्विजिशन के वो जिस तरह बादल जो थे ना थे इसके ऊपर, वो इस इम्पैक्ट डाल के गए। हिताची एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बीएससी, फोर्टिस, इन सभी प्राइस डैमेज हुआ, शॉर्ट हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग आज मजगांव डॉक में थी। सैंड, केन्स टेक्नोलॉजी, एंजल वन और फेडरल बैंक। आज केन्स में, फेडरल बैंक में क्रैक था, तो ये कुछ काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे थे। अच्छा, एक फेडरल बैंक का टेक चेक लेता हूँ। मानस, फेडरल, इनफैक्ट मैं एक बात फील कर रहा था जब मैं सुबह सुबह ओपनिंग कर रहा था, फेडरल में या फिर इसी प्रकार का कुछ जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था वो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इन दोनों में से रेस्टलेस कौन फील कर रहा है मानस? किस में से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर दोनों भी स्ट्रॉन्ग है? आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी तो दोनों स्ट्रॉन्ग है। एयू बैंक को भी होल्ड करेंगे। आई थिंक यहाँ पर जब तक 940 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा मीडियम टर्म के आउटलुक के हिसाब से। और फेडरल बैंक भी देखिए फेडरल बैंक ने जब भी करेक्शन दिखाया है तो ट्रेंड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो अभी तो ट्रेंड मूविंग एवरेज टेस्ट भी नहीं हुए हैं। आई थिंक यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 259 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि ये सही है कि अब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना मुश्किल है क्योंकि काफी बड़ी रैली हम ऑलरेडी रिसेंट पास्ट में देख चुके हैं। ओके, फेडरल बैंक पर फिलहाल ये व्यू है। मैं डिफेंस के कुछ काउंटर्स चेक कर रही थी जहाँ पर अच्छी बाइंग है, जैसे कि बीईएल, बीएचईएल हम डिस्कस कर रहे थे सुबह, लेकिन कुछ काउंटर्स दिखे क्योंकि फ्लैट हो गया है ये, तो वहाँ पे दबाव भी है। मजगांव डॉक एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, 1.5% के गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार है ये पर्टिकुलर काउंटर। कविता जी, जिस तरीके से मूव्स देखे हमने पिछले कुछ सत्रों से डिफेंस में, और एक्सपेक्टेड भी नजर आ रहा है कि डिफेंस एक मूव दिखाएगा प्री बजट, क्या मजगांव डॉक को इस गिरावट में देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, या फिर अभी भी ये रेड फ्लैग नजर आ रहा है आपको? तो श्रेया, यस, फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज हम देख रहे हैं डिफेंस में अच्छे मूव आए हैं और पिछले 3 दिन में मजगांव डॉक में एक अच्छा मूव बना है। 20 EMA को सरपास करने की कोशिश भी किया काउंटर ने। मुझे लगता है जिनकी पोजीशनिंग है अभी बने रहना चाहिए। एक अच्छा मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा वंस ये 2540, 2550 के लेवल को क्रॉस करता है। सो पोजीशनिंग अभी बने रहना चाहिए इस काउंटर में। 2470 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बनाए रखें। इमीडिएट जो टारगेट दिखते हैं वो 2600 के लेवल तक के लिए दिखते हैं। पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। ओके, मजगांव डॉक। मीनवेल कुछ स्टॉक्स और लेके आता हूँ जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और जहाँ पे एक बड़े मल्टी मंथ ब्रेकआउट के। अरुण, एक बात बताइएगा, एक स्टॉक रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, दैट्स केआई इंडस्ट्रीज। मैं इसके स्टैट्स देख रहा था, चार्ट के लिए प्लेसमेंट देख रहा था। अच्छा, एक काम करिए, इसे छोड़िए, एक बार लेके आइए आप जरा एक्साइड और एक बार लेके आइए आप अशोक लेलैंड। मेरे स्क्रीन पर ताबड़तोड़ तरीके से इनके टिक्स आ रहे हैं। एक्साइड में एक रिवर्सल है 20 डे में क्रॉस करता हुआ, और एक लेके आइएगा आप अशोक लेलैंड। इन दोनों को देखिए जरा, इसमें से बीटीएसटी ट्रेड में कुछ शामिल करना चाहेंगे आप? वीरेंद्र जी, दोनों में से अगर कंसिडर करना चाहे तो एक्साइड मुझे लग रहा है एक रिवर्सल कैंडिडेट हो सकता है। 3 दिन से लगातार मोमेंटम है और 372 अगर क्रॉस करता है तो 378 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो एक चुनना चाहूं तो डेफिनेटली एक्साइड रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो एक्साइड को चुन के चल सकते हैं। 378, 380 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक्साइड पर ये व्यू हो गया अरुण कुमार मंत्री जी का। अच्छा अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगे क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे अभय अग्रवाल जी से कोई ऐसे स्पेसेस जहां पर 2026 में अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं, तो दैट इज उन्होंने अपने लिस्ट में ऑटो एंसिलरी स्पेस भी रखा, और एक रिपोर्ट भी देख रही थी मैं ऑटो एंसिलरी स्पेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी। हालांकि आज थोड़े बैकफुट पे रहे हैं सोना कॉम्स, मदरसन और जैसे स्टॉक्स, लेकिन क्या इस गिरावट में ऐड करने लायक कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या यहाँ से एक अपसाइड देख रहे हैं आप चार्ट्स पर?
श्रेया जी, ऑटो एंसिलरी में मेरे रडार पे भारत फोर्ज रहेगा। भारत फोर्ज पे एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 1460 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास बढ़ेंगे इसमें कवरिंग आनी चाहिए। 1500 1510 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है, अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो 1431 के आसपास लगा सकते हैं। इनफैक्ट आपने मदरसन की भी बात की, मदरसन में भी मुझे लग रहा है अगर डिप मिलता है 118 117 के आसपास मिलता है तो वो भी एक अच्छा बेट हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है भारत फोर्ज ज्यादा अच्छा मोमेंटम है, वो एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पर काफी अच्छा कर सकता है। सर मदरसन, अच्छा मैं एक बात फील कर रहा हूँ कि ऑटो में और ऑटो एंसिलरी में टुवर्ड्स क्लोज एक मूव आ रहा है। एक बार प्लीज़ रखिएगा आप मारुति। आप देखिए, मैंने अशोक लेने जिक्र किया, मैंने एक्साइड किया, सारे के सारे अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छा करते हुए, अच्छा मारुति नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, दैट्स जय भारत मारुति, वो कैश का स्टॉक है, छोड़िए। आई थिंक उस डिस्कशन को सिर्फ अशोक लेलैंड और एक्साइड तक सीमित रखते हैं। मेरे स्क्रीन पे टिक आ गया था तो मैंने रख दिया इसको, छोड़ते हैं इसको। और आईटीसी देखिए जाते जाते एक दमखम दिखाता हुआ, और आईटीसी वाकई मैंने जब शेयर के साथ डिस्कशन कर रहा था तब भी मैंने जिक्र किया था, एंड आईटीसी फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 3 नवंबर अपने 100 डेमा को क्रॉस करता हुआ। और एक बात चार्ट पे रीड कीजिएगा, आईटीसी ने जब जब 100 डेमा पार किया है, आई थिंक उसमें से 100 डेमा को पार करने के बाद 200 डेमा छूना, वो स्ट्राइक रेट काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा है, वो छूता ही छूता है। और कुछ काउंटर्स जो कि टुवर्ड्स क्लोज अच्छा कर रहे हैं, अशोक लेलैंड हो गया, जेएसडब्ल्यू की बात ऑलरेडी हो ही चुकी है। एक बार लेके आप आइए नौकरी को 1.25% ऊपर, इट्स ए पुल बैक। अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पर, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छे मतलब सेटअप के साथ करके सेशन में जा रहे हैं, वो है मैनकाइंड फार्मा, अ स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 20 डेमा, जीएमआर एयरपोर्ट्स का जिक्र हो ही चुका है। और एक लेके आइएगा आप पीएफसी। मानस, पीएफसी को आप कहाँ कंसिडर करेंगे? आपने आरवीएनएल के ट्रेड को बहुत अच्छा खेला 354, बट अभी इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में एंटर करना है, वो 359 जो कि हमारा मल्टी मंथ लो है नवंबर तक का। इस पर टेक क्या है आपका? देखिए, यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक ने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। 2 बजे वाले शो में मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया हुआ है, 365 रुपए के टारगेट मेंशन किए, तो अभी भी मूव आया नहीं है जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अभी भी 365 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 349 के आपको लगा कर 349 का स्टॉप लॉस और पीएफसी डेज हाई पर है फिलहाल, तो ये एक काउंटर जिस पे आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है। इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स देखिए, और स्पेस जिसका हमने जिक्र शायद आज इस वाले शो में नहीं किया, एक बार केमिकल स्पेस रखिएगा। हालांकि मैक्सिमम स्टॉक्स देखिए आप केमिकल स्पेस से अच्छा परफॉर्म करते हो, कुछ एक आध स्टॉक्स में थोड़ा डेंट है, लेकिन नवीन फ्लोरिन रखिए स्क्रीन पर, 3% से ज्यादा की तेजी के साथ डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। इनफैक्ट पूरा केमिकल स्पेस अब डेज हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज रखिए, बेयर क्रॉप, अतुल, दीपक फर्टिलाइजर। हम लगातार सीएमसी आवाज पर एसआरएफ और यूपीएल की चर्चा करते आए हैं, और गावस्कर के पिक में भी रहा है यूपीएल और एसआरएफ। लेकिन कविता जी, अगर आप देख पाएंगी नवीन फ्लोरिन का चार्ट जो कि केमिकल के टॉप गेनर्स में आज शामिल है, 3% अब कन्विक्शन बन रहा है क्या 6051 के लेवल पर? या पूरा पैक ही अगर आप देखें, मुझे लगता है नवीन फ्लोरो में भी एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। प्रीवियस हाई 6200 के लेवल के आसपास है, तो जिनकी पोजीशनिंग है वो बने रह सकते हैं। 5980 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। एंड इन द सेम स्पेस दीपक नाइट्राइट इज आल्सो लुकिंग गुड, सो वन कैन हैव बेट ऑन दैट टू। 1696 के लेवल पर है, मुझे लगता है अपसाइड मूवमेंट 1750 तक एक्सटेंड होना चाहिए। So that counter is also good. With a stop loss of 1670, one can approach Deepak Nitrite too. ओके, दीपक नाइट्राइट, ये भी काउंटर अच्छा लग रहा है। केमिकल स्पेस में अच्छी बाइंग है। इनफैक्ट एक बार रखिए, एफएमसीजी पैक ने अच्छी रिकवरी दिखाई आज के सेशन में, और ये भी एफएमसीजी पैक अब डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, यहाँ पर भी इनफैक्ट अब क्लोजिंग भी हाईज पर करने की तैयारी। इसके अलावा अगर आप बात करें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, हम एचडीएफसी का जिक्र कर रहे थे जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, लेकिन एक बार रखिएगा स्क्रीन पर इंडिगो काफ़ी वॉलेटाइल रहा ये स्टॉक, लेकिन जिस तरीके से आज भी इसने वॉलेटिलिटी दिखाई है, क्योंकि लास्ट चेक लेना चाहूँगी मैं। मानस जी, इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट देखिएगा, काफ़ी वॉलेटाइल रहा, न्यूज़ ड्रिवन रहा ये स्टॉक, और इम्पैक्ट भी देखने को मिला। क्या 5157 के लेवल पर इंटरग्लोब एविएशन पर फिलहाल व्यू बन रहा है?
तो देखिए पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। पॉजिटिव ये है ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए। 5100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब स्टॉक 5200 के ऊपर निकले। अगर 5200 के ऊपर निकला तो फिर 5400 जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज आता है वहीं पर आपको अपने टारगेट सेट करके चलने हैं। इंटर ग्लोबल एविएशन पे फिलहाल ये व्यू हो गया, आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लोजिंग कैसे रही बिग वॉल पर समझ लेते हैं डिटेल में वीरेंद्र जी के साथ। वीरेंद्र जी ओवर टू यू। जैम शेयर अच्छी क्लोजिंग थी बट फुली बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। ये दिन ऑप्शन राइटर्स के लिए था और डे ट्रेडर्स के लिए एक छोटा सा स्विंग था टुवर्ड्स बेस 1 एंड बेस 2 RS2। निफ्टी बैंक में वो आई थिंक एग्रेशन का अभाव था और वो टुवर्ड्स क्लोज विजिबल था। हम ड्रिफ्ट हुए टुवर्ड्स 265, तो मात्र HDFC बैंक का चलना भी वो जौहर नहीं दिखा पाया। बाकी मिड कैप्स स्लाइट अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग, इसको प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे भी नहीं, आई थिंक इसे साइडवेज कहेंगे। एंड सेम इज द केस विद स्मॉल कैप। मार्केट ब्रेथ स्टिल इन फेवर ऑफ बुल्स। ये बाजार की तेजी की तरफ अभी भी इशारा करती हुई 26,164 पे निफ्टी, करीब 85,502 पे निफ्टी बैंक। एक बार लेके आइए सेक्टोरल इंडिसेस क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। और आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अच्छा मूव था। बाकी डिफेंस फ्लैट स्लाइटली अगर आप देखें पॉजिटिव बायस। कैपिटल मार्केट इंडेक्स का यही हाल था। एनर्जी स्पेस में स्ट्रॉन्ग मूव था। कैपिटल गुड्स इंडेक्स अगर आप देखें फ्लैट रहा। और एक FMCG बास्केट टुवर्ड्स क्लोज एक फीलिंग आ रही थी कि एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। आई होप ऐसे हम कल कैप्चर भी करेंगे। बाकी मेटल्स में एक स्ट्रेंथ थी। बाकी बैकफुट पे डिसाइसिव अगर कोई स्पेस था तो वो था आपका IT प्रॉफिट टेकिंग। और बाकी अगर आप देखें स्पेस जो थे वो साइडवेज थे। और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आज थोड़ा सा बैकफुट पे था। एक बार निफ्टी की रूपरेखा लिखा है रिवर्स क्लोज आज क्या एडवांटेज दे रहा था, क्या बैकफुट पे था। यहाँ पे कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, ITC, अल्ट्राटेक सीमेंट, मेरे ख्याल से जो चीज़ हम सबसे सकारात्मक कैरी कर रहे हैं वो है FMCG। बट इटसेल्फ अगर आप देखें डाउटफुल संकेत भी है। आप FMCG पे जा रहे हैं, आप एक डिफेंसिव स्पेस पे जा रहे हैं, शायद एग्रेशन का अभाव ये एक संकेत है। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पे 26164। और जैसे कि मैं कह रहा था कि अल्टीमेटली बाजार का FMCG पर झुकाव ये इस बात का भी एक संकेत हो सकता है कि एक बार बैंक चले, एक बार IT चला, एक बार केमिकल चला, एक बार मेटल चला, अब क्या चले तो क्या चले, चलो FMCG चलाते हैं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी क्या होगा कल, ये तो वही शख्स बताएगा जो कल लाल कपड़े पहन के आएगा। क्या कहते हैं सर श्रेया? कल लाल कपड़ों का दिन है सर, आपको भी पहनना है। मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ रेड पहन कर आए सर। वैसे ग्रीन और व्हाइट भी चलेगा। ग्रीन और व्हाइट भी चलेगा। बाकी सेंटा, जिसमें मैंने कहा ना सेंटा बताएगा कि क्या कल अपना जौहर दिखाएगा, है ना। बुधवार का दिन, एक दिन के बाद छुट्टी भी है, तो पूरी उमंग तरंग और जिसे कहते हैं ना छुट्टी की जो खुशी होती है वो कल प्राइस में नजर आएगी आपको। फिर सारे संकेत, समीकरण, स्टॉक्स इन न्यूज़, निफ्टी बैंक पर व्यू और वॉल स्ट्रीट के संकेत लेकर श्रेया, मैं, आशीष सब जुड़ेंगे आपके साथ मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।